Welcome to our last session for this thing, and let us have a quick revision. हम सब फटाफट अब तक के जो सेशंस किए हैं उसका क्विक रिवीजन ले लेंगे, ठीक है? तो अभी आप मुझे विल स्टार्ट विथ लक्ष्मी सिस्टर, लक्ष्मी धोत्रे सिस्टर, माइक ऑन करा आणि सांगा बघू, एक अँटीनेटल पेशंटचे मिनिमम किती विजिट्स हवे आपल्याला? मिनिमम 7 रिझन आहे. आय एक्सेप्ट युअर आन्सर, पण कमीत कमी त्या पेशंटने आपल्याकडे ऍटलीस्ट 4 वेळा विजिट दिलं पाहिजे. तर आणि कोणते स्कॅन्स, कोणत्या जस्टेशन मध्ये स्कॅन केले पाहिजेत सिस्टर? 3 months madam, 5 months, 3 months, 5 months and 8 months ma'am. Sister, can you tell me in weeks? Weeks ma'am, पहिला स्कॅन जर करायचा असेल, जर आपल्याला पेशंटला 4 स्कॅन द्यायचे आहेत पूर्ण 9 महिन्यामध्ये, तर पहिला स्कॅन आपण कधी करावं? ती जेव्हा 12 weeks ma'am, 12 weeks Very first good. scan. का ग का? त्याच्यामध्ये आहे का नाही आणि बच्चू बरोबर वाटतं का नाही ते बघतात मॅडम. बरं, आणि सेकंड स्कॅन कधी असावा? 12 to 24. मॅम 24 weeks. आपण एक स्कॅन 12 वीक्स मध्ये करतोय, तर दुसरा स्कॅन आपण कधी करावा? 14 weeks to 24. आता 12 मध्ये केलं तर 14 मध्ये लगेच. तो दुसरा जो स्कॅन आहे तो आपण अनॉमली स्कॅन म्हणतो, तो आपण अराउंड 18 to 20 वीक्स मध्ये केला तर बरं पडेल. 18 to 20 वीक्स ऑलमोस्ट, बिटवीन 18 and 20 वीक्स. आणि थर्ड जो स्कॅन आहे तो आपण थर्ड ट्रायमेस्टर मध्ये करू शकतो. आणि 34 weeks मॅम. हांजी करेक्ट. आता हे स्कॅनने आपल्याला पेशंटचं जस्टेशनल एज वगैरे कळतंय. पण थँक्यू लक्ष्मी सिस्टर. नाव समबडी एल्स प्लीज आन्सर. विजया सिस्टर. थँक्यू लक्ष्मी सिस्टर. विजया सिस्टर, आता मला सांगा, दुसरे कोणत्या प्रकारे आपल्याला जस्टेशन एज कळू शकतो? एक तर लक्ष्मी सिस्टरने किती चांगलं आपल्याला अल्ट्रासाउंड बद्दल सांगितलंय, दुसऱ्या कोणत्या पद्धतीने आपल्याला कळू शकतं? फंडल हाईट मॅम. व्हेरी गुड. आणि कसं आजच्या, तर आता मी एक पेशंट आपल्याकडे आली आहे आणि ती फंडल हाईट तिची 24 वीक्स, सॉरी, तिची फंडल हाईट, आय आन्सर्ड युअर क्वेश्चन. आता ते फंडल हाईट जे आहे ते आपल्याला अम्बेलिकस आणि सिम्फायसिस प्युबिसच्या मधोमध लागतंय, तर ती किती वीक्स असावी? अम्बिलिकस सिम्फायसिस प्युबिस 12 weeks मॅम. अम्बेलिकस आणि सिम्फायसिस प्युबिसच्या मधोमध आहे, तर ती किती वीक्स असावी? 16 weeks मॅम. 16. ओके, आय एक्सेप्ट युअर आन्सर. 16 वीक्स, ठीक आहे. आणि सिस्टर, सपोज आता आपलं फंडल हाईट, आता मला सांगा की फंडल हाईट जर आपल्याला झिफिस्टनमला लागले आहे तर ती किती वीक्स असावी? 36 weeks मॅम. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. भाविका पाटील सिस्टर, तुम्ही आता मला सांगा, माईक ऑन करा. यू आर डुईंग व्हेरी वेल ऑल ऑफ यू, व्हेरी गुड. आपल्याला पॅल्पेट करून बच्चूचं प्रेझेंटेशन कळू शकतं का? येस मॅम. ते कसं कळेल सांगा बघू. फंडल पाल्पेशन, लॅटरल पाल्पेशन आणि पेल्विक ग्रिप. फंडल पाल्पेशन म्हणजे पेशंटच्या चेस्टच्या खाली हात ठेवून जसं आपल्याला फंडल जाणवते, म्हणजे जाणवतो तिथे, मग ते बघायचं. आणि त्याच्यानंतर लॅटरल म्हणजे वन साइड मध्ये हात ठेवायचा असा, आणि मग सेकंड साइडनं पण पाल्पेट करून बघायचा. बरं, मग मी एका बाजूला पॅल्पेट केले ना सिस्टर, तर मला असं एकदम असं हार्ड स्ट्रक्चर, पूर्णपणे सगळीकडे हार्ड 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 असं बोर्डासारखं लागतंय, म्हणजे ते काय असावं बाळाचं? बॅग. व्हेरी गुड सिस्टर. आणि आता मला फर्स्ट पेल्विक ग्रिप मी करते आणि मला हे लागतंय. सपोज मी आता खाली पेल्विसला हे मुवमेंट केली आहे आणि मला बेलॉट होतंय, म्हणजे त्या माझ्या बोटांच्या मध्ये पाठ हलतोय, तर ते काय असावं मग तो पाठ?
हालते म्हणजे बॉल सारखा लागतोय सिस्टर मला तो. हेड डोकंच आहे पण डोकं. तो हे नाही झाले फिक्सिंग नाही झालं. फिक्स नाही झाले. एक्सलंट सिस्टर, आय एम व्हेरी नाईस, व्हेरी गुड, व्हेरी व्हेरी गुड. आता आपली पेशंट आपल्याकडे अँटीनेटल चेकअप साठी येते, तर ओझा हॉस्पिटलच्या प्रियंका सिस्टर, कॅन यू टेल मी की आपण काय काय इन्व्हेस्टिगेशन लिहून देतो आपल्या अशा पेशंटला? ओझा हॉस्पिटलच्या प्रियंका सिस्टर, तुम्हालाच बोलते. हा, येस, ओझा हॉस्पिटल मधल्या कोणत्या पण सिस्टर. एनीबडी? अच्छा, ह्या घेवडे, हा, एनीबडी आन्सरिंग? घेवडे सुजल सिस्टर, त्या 4 सिस्टर बघा बसले आहेत. तुम्ही कोणी पण सांगू शकाल मला पटपट? कम ऑन सिस्टर, कोण सांगेल मला? कोणी पण सांगा ना, सांगा ना. माईक ऑन करून सांगा, माईक ऑन करून सांगा. सुजल सिस्टर. फर्स्ट म्हणजे त्याची पूर्ण हिस्ट्री जी आधी नाही सिस्टर, मला फक्त इन्व्हेस्टिगेशन हवेत, इन्व्हेस्टिगेशन. HB मॅडम HB ब्लड ग्रुप, HB blood HIV, group, sugar. HB SAG, VDRL आणि युरिन रुटीन आणि हा HB ब्लड ग्रुप, VDRL, HB SAG, HIV आणि आणि ब्लड युरिन शुगर रुटीन. ब्लड बरं, शुगर. आणि फास्टिंग हे- PP. बरं, मग डिप्सी टेस्ट काय असते हो? हा मॅम. अल्ब्युमिन आणि शुगर टेस्ट. शुगरची टेस्ट असते. डिप्सी टेस्ट काय असते? युरिन मध्ये अल्ब्युमिन आणि प्रोटीनचं मात्रा चेक करण्यासाठी. कोण उत्तर देते? कल्पतरू हॉस्पिटल. कल्पतरू हॉस्पिटल. डिप्सी टेस्ट बेटा, डिप्सी टेस्ट. युरिन चेक करतो ना आपण. युरिन मध्ये डिप्सी टेस्ट डायबिटीज इन प्रेग्नेन्सी वाला टेस्ट. मॅम युरिन अल्ब्युमिन आणि प्रोटीन. डिप्सी टेस्ट बेटा, ग्लुकोज देते ना आपण. G75 DG2BS. हाँ जी 75 ग्लूकोन देते 75 ग्रॅम्स ग्लुकोज देतो 75 आपण grams. patient. 75 ग्रॅम्स. आणि मग आफ्टर 1 hour चेक, 2 hour and 3 त्याच्या आधी hour आपण एकदा शुगर चेक. check Sure, करतो sure. आणि त्यानंतर म्हणजे ते 75 ग्रॅम ग्लुकोज प्यायला देतो आणि त्याच्यानंतर पुन्हा 2 तासाने आपण चेक 2 करतो. तासानंतर. बरं, आणि ती मग किती असली पाहिजे ती व्हॅल्यू? जी आपण आधी करतो ती 100च्या खाली असली पाहिजे, म्हणजे 90 80 to 90 बरं, त्या डिप्सी टेस्टची एक मात्र आहे की त्याला फास्टिंगची गरज नाही. तुम्ही 75 ग्रॅम ग्लुकोज देऊन 2 तासांनी ब्लड शुगर करू शकता. त्याला फास्टिंगची गरज लागत नाही. एक दुसरी कोणती टेस्ट जर व्हिजिटला जेव्हा आपल्याकडे पेशंट येते तेव्हा आपण ती टेस्ट करू? ऍक्च्युली तुम्ही उत्तर दिलंय, पण मला ते स्पेसिफिक हवं. रॅन्डम ब्लड शुगर. दर पेशंट आली अँटीनेटल मध्ये आली की तुम्ही प्रिक मारताय का? नाही मग काय ती आपण HB टेस्ट चेक करतो? HB. हा, HB दर वेळेला पेशंट Hemoglobin अँटीनेटल चेकअपला येते तर आपण HB करतो? वेट बीपी, वेट बीपी, ओके, आय एक्सेप्ट. वेट, बीपी, पल्स आणि काय करतो? FH, बेबीचे हार्टबीट फंडल हाईट, हा, व्हेरी गुड. आणि काय करतो? फंडल हाईट, हा, व्हेरी गुड. आणि काय करतो? युरिन मध्ये काय चेक करतो? अल्ब्युमिन चेक करतो. येस, युरिन अल्ब्युमिन चेक करतो. हा, सो दॅट मस्ट बी, दॅट शुड बी डन. आता आपण आपल्या पेशंटचं प्रॉपरली त्याचे व्हॅल्यूज वगैरे चेक केले, अँटीनेटल चेकअप केला. आता आपली पेशंट आली आहे लेबर मध्ये. तर लेबर मध्ये आली आहे तर आपण 3 सेंटीमीटर वर आली आहे, तर आपण काय करू? बरं, पेशंट ऍडमिट करू. आपला पार्टोग्राफ, पार्टोग्राफ कधी सुरू होतो आपला? 4 सेंटीमीटर पासून. 4 सेंटीमीटर. बरं, आणि 4 पेशंट सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटरला आपला पार्टोग्राफ सुरू होतो. मग आपण
मला सांगा आता एक सिस्टर रेखा पाटील सिस्टर, रेखा पाटील सिस्टर, रेखा पाटील सिस्टर माइक ऑन करा. नो, रेखा पाटील सिस्टर, पूनम सिस्टर, पूनम Yes, सिस्टर, हा ओके. सिस्टर मला सांगा आपण 4 आवरली काय चेक करू आणि हाफ आवरली काय चेक करू? लेबर टीव्ही आणि हाफ आवरली मॅडम बेबीचे हार्टबीट चेक करणार. बेबीचे हार्ट नो 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 प्लीज वेट, मला 4 आवरलीची उत्तरं द्या आधी. सर्वाइकल 4 hour. डायलिटेशन, ते आपण मॅम 4 hour BP टेम्परेचर येस मॅटर्नल टेम्परेचर येस आणि PV एक्झामिनेशन करू. हा आणि मटर्नल बीपी, BP अशा 3 गोष्टी आपण चेक करू. आणि हाफ आवरली काय चेक करू? FHS हार्ट रेट चेक करू. मॅटर्नल पल्स हा? बीपी एमनियोटिक फ्लुइड नाही. अरे आणि एमनियोटिक बीपी आपण फ्लुइड 4 तासाला बघतोय हा. आपण बाळाचे ठोके आणि मटर्नल पल्स, युट्राईन कॉन्ट्रॅक्शन आणि Amniotic amniotic fluid ते आपण Yes. पॅड सेपरेट करून बघणार. आता पार्टोग्राफचे 4 गोल्डन रूल्स मला कोण सांगणार? बरं, ते गोल्डन रूल्स आपण नंतर बोलूया. पार्टोग्राफ मध्ये आपण काय काय मांडतो ते सांगा बघू. FHS एमनियोटिक कलर क्लिअर आहे किंवा मेकोनियम आहे ओके, ते. amniotic fluid, व्हेरी गुड. किती ओपन त्याच्यानंतर डायलिटेशन ओपन झालं ते Very good. आणि त्याच्यानंतर कॉन्ट्रॅक्शन किती त्याच्यानंतर- मिनिट आहे ते 10 मिनिट्स मध्ये कॉन्ट्रॅक्ट किती आली किती सेकंड साठी असतात ते. व्हेरी गुड, व्हेरी बीपी गुड. पल्स आणि टेम्परेचर आणि Yes. काही ड्रग दिलं असेल ते. हा, व्हेरी वेल आन्सर्ड. कोणी दिले हे उत्तर? अल्मास. अल्मा. आता तू ना, आता अल्मास तू आता या क्लासची ना लीडर आहे. आता तू उत्तर नाही द्यायचं. आणि बट मोस्ट इम्पॉर्टंटली पेशंटचं नाव, रजिस्ट्रेशन नंबर, कधी नाव. झाली ऍडमिट, ते सगळं लिहायचं. हो. नाव somebody आणि tell rupture me. of memory. आता नाव somebody tell me. आता कोण सांगेल मला? सिटी हॉस्पिटल मधनं कोण सांगेल? सिटी हॉस्पिटल, कॅन यू टेल मी की रेफरन्स लाईन काय असते? कृतिका मॅडम, सॉरी टू इंटरप्ट. सिटी हॉस्पिटलचे ना मधले जे स्टार्टिंगचे 3-4 लेक्चर होते ना, ते थोडे मिस झाले, तर त्यांना कदाचित हे माहित नसावं कदाचित. नाही पूर्वा, जरी मिस झाले असतील तरी आपण त्यांना पाठवलेत ना पीपीटी. हो, पण त्यांनी फार नंतर ते ईमेल्स बघितले त्यांच्या मॅडम. अच्छा, बरं, चालेल. देन एनी अदर हॉस्पिटल? थँक्यू. कोण सांगेल? जिथपासून आपण पार्टोग्राम सुरू करतो, म्हणजे Very जर good. पेशंट 5 सेंटीमीटरला आली तर तिथपासून आपली रेफरन्स लाईन सुरू होते. एक्सलेंट. कोणी दिलं हे उत्तर? अल्मास. फटके. आता तुला मी सांगितलं ना, तू थांब, आता काय बोलू नको. ओके. Almas, we'll wait for others to answer. Okay? ओके. येस मॅम. ओके. आणि आता मला सुजल सिस्टर कुठे गेल्या आज? सुजल सिस्टर. ओके. सो आता आपण रेफरन्स लाईन पण ड्रॉ केली. आता मला कोण सांगेल, आपण अलर्ट लाईन वरती प्लॉट करतो की ऍक्शन लाईन वरती प्लॉट करायला सुरू करतो? फर्स्ट आपण लाईन वरती. येस, पूनम सिस्टर, टेल मी. अलर्ट लाईन वर मॅम. अलर्ट लाईन वर. व्हेरी गुड. आता मला पूनम सिस्टर सांगा बघू, 6 क्लीन्स काय असतं? What are 6 cleans? हँड वॉश. Very good. सरफेस क्लीन. Very good. क्लीन सीजर. Clean cut. Okay, clean scissor, I accept. पण त्याच्या आधी आपण पेरिनियम क्लीन करतो ना, आपलं ऑपरेटिंग साईट. मग आधी हँड वॉश. म्हणजे wash, क्लीन surface. हँड, क्लीन. क्लीन क्लीन सरफेस, क्लीन पेरिनियम, क्लीन क्लीन कट. मग आता बाळाला Clean towel. व्हेरी क्लीन गुड. टॉवेल. आणि क्लॅम्प Clean कसा? water. क्लीन कॉट क्लॅम्प.
येस, व्हेरी नाईस, गुड आन्सर्स. नाव मला सांगा आता ना हे DIVF रोल 11 गेवडे सुजन हा ज्या फोनवरती हे 4 सिस्टर समोर बसलेत ना, तुम्ही हा ऑन करा बघू, हा माईक ऑन करा आणि मला सांगा की व्हॉट हाऊ टू मॅनेज ऍक्टिव्ह मॅनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, म्हणजे काय काय करणार सांगा बघू. बट नर्सिंग होम तुम्ही सांगितलं तर चालेल, सांगा बघू सिस्टर. नॉट अल्मास, अदर सिस्टर वॉर्डातनं जी बोलते. एनीबडी? ओके, ma'am. आय ओपन टू ऑल. ओके, who can tell me third stage of active. हा बोला बोला, माईक ऑन झालाय तुमचा, बोला ना. परत मॅडम जरा तुम्ही परत एकदा सांगाल का? कोणती गोष्ट? कोणतं? Which part? हॅलो मीनाक्षी, थर्ड स्टेजला पेशंट लेबर मध्ये येते ना, तेव्हाच विचारले मॅडम. काय विचारलं मॅडम ने? ऍक्टिव्ह Third stage labor मॅनेजमेंट मध्ये ऑफ थर्ड patient येते. स्टेज. हा ऍक्टिव्ह लेबर मध्ये पेशंट येते तेव्हा. Third stage, नाही हो, third, हे third, झालं third. आपली पेशंट आता झालं. आता थर्ड स्टेज कसं मॅनेज करणार? ऍक्टिव्ह मॅनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर पिटोसिन वगैरे लावणार आणि मग वगैरे वगैरे. व्हॉट इज वगैरे? पिटोसिन लावणार आणि फाईन मॅडम, चालू करू आम्ही. टाइम स्टार्ट करणार, पिटोसिनचा स्टार्ट करणार मॅडम. हा किती लावणार? 100 लावू का? 8 drops per minute. 5 unit pitocin in RL. सिस्टर 8 drops per minute. सिस्टर बेबी डिलिव्हर झाल्यानंतर तुम्ही कुठे घालणार पिटोसिन सांगा बघू, आणि किती घालणार? बेबी डिलिव्हर झाल्याच्या नंतर मॅम 4 ampule ma'am. 4 ampule. 20 युनिट मॅडम अँप्यूल RL मध्ये डायल्यूट करून हे करणार मॅम डिलिव्हरी झाल्याच्या नंतर. ओके. तुम्ही आधीचे लेक्चर अटेंड केले आहेत का सिस्टर? मीनाक्षी सिस्टर, ते तुमच्या हॉस्पिटलमध्ये तसा प्रोटोकॉल असेल, इट इज नॉट रॉंग. पण इथे ना ऍक्टिव्ह मॅनेजमेंट मध्ये आपण काय करतो की बेबी डिलिव्हर झाली ना की विदिन 1 minute ऑफ बेबी डिलिव्हरी आपण 10 युनिट्स ऑक्सिटोसिन इंट्रामस्क्युलर पेशंटला देतो. मग त्याच्यानंतर कॉर्ड जो क्लॅम्प करायचा असतो तो अप टू 3 minutes वेट करायचा. पल्सेशन गेले की कॉर्ड क्लॅम्प करायचं. 3 मिनिटांनी जर पल्सेशन गेले नाही तरी पण कॉर्ड क्लॅम्प करायचं आणि कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रॅक्शन द्यायचा. येस. आणि एकदा प्लासेंटा डिलिव्हर झाला की युट्राईन मसाज करावं. आता रिपीट करा बघू. बेबी डिलिव्हर झाल्यानंतर विदिन 1 minute 10 युनिट आपण पिटोसिन इंट्रामस्क्युलर द्यायचं. त्याच्यानंतर कॉर्ड क्लॅम्प करून प्लासेंटाला क्लॅम्प डिले करायचा 3 minutes पर्यंत. आणि त्याच्यानंतर कॉर्ड पल्सेशन थांबल्यानंतर कॉर्ड क्लॅम्प करून कॉर्डला ट्रॅक्शन देऊन प्लासेंटा रिमूव्ह करायचा आणि चेक करायचं की पूर्ण प्लासेंटा रिमूव्ह झालाय. व्हेरी गुड, व्हेरी नाईस. आणि आपण पोस्ट डिलिव्हरी पेशंटला कसं मॉनिटर करतो, किती किती वेळानी? तुमच्याकडे ती चेकलिस्ट असते बघा, मग आपण कसं मॉनिटर करतो? 2 hours आपण मॉनिटर करतो. त्याचं ब्लिडिंग मॉनिटर करतो. फीवर, ब्लीडिंग हेवी आहे की कसे आणि ब्लीडिंग जर खूप झालं पेशंटला, ब्लीडिंग डिलिव्हरी, मग काय करतो? हेवी ब्लीडिंग असेल मॅडम तर डॉक्टरने इन्फॉर्म करून, मग खूपच हेवी असेल तर मग ट्रॅनॅक्सा इंजेक्शन पॉज पण आईवी डायलॉट वही ट्रैनेक्सा पॉज एक ही है. करेक्ट. कौन सिस्टर आंसर दे रहे हैं? मंगल सिस्टर. मंगल सिस्टर, आता बघा आपण पीपीएच मॅनेजमेंट केली आहे ना? येस. तर पीपीएच मध्ये आधी पहिलं काय करतो आपण?
युटरस मसाज. काउंट करतो पहिले आपण किती झालाय तो त्याच्यानुसार सिस्टर आधी जर आपली पेशंट पीपीएच मध्ये जात असेल तर आधी आपण 2 IV लाईन सिक्युअर करतो. त्याच्यानंतर ब्लॅडर एम्प्टी, हेडलो पोझिशन देतो ब्लॅडर एम्प्टी, ब्लॅडर एम्प्टी तर आपला असतोच. आपण युट्राइन मसाज देतो युट्राइन मसाज, आणि बाय मॅन्युअल कॉम्प्रेशन, बाय मॅन्युअल कॉम्प्रेशन येस. आणि दुसरं कसलं कॉम्प्रेशन असतं? ऑर्टा कॉम्प्रेशन असतं. एओर्टिक कॉम्प्रेशन. व्हेरी गुड. आणि आणखीन एक कसलं असतं? दुसरं कसलं टॅम्पोनाड आपण शिकलो सांगा बघू. बलून टॅम्पोनाड करायला. बरं, मग हे तर आपले मेथड्स झाले, फिजिकल मेथड. मग इंजेक्टेबल्स मध्ये मेडिसिन्स मध्ये आपण काय काय देऊ शकतो? तुम्ही म्हणाला ट्रॅनेक्सा, ठीक आहे. ऑक्सिटोसिन 10 युनिट रिपीट. येस, व्हेरी गुड. आणखीन कोणता ड्रग देऊ शकतो? मिझोप्रोस्टॉल. मिझोप्रोस्ट कसं देऊ शकतो? मॅम 800 mg सबलिंगवर, 600 मायक्रोग्राम. ओके, येस, ओके. आणि दुसरं काय देऊ शकतो? कार्बेटोस्टिन. ओके, व्हेरी गुड. आणि ब्लड क्रॉस मॅचला पाठवायचं. येस. बाकी आता मला सांगा. ओके, so I think with this we'll stop your revision and we'll start with today's lecture. Dr. Kranti, are you there? Yeah, can you hear me? Yes, Yeah. Yes, you can start with today's session. Thank you, everybody. Good. Yeah, thank you, ma'am. I hope everybody revises. बहुत अभी changes और भी सीखना पड़ेगा सबको. आंसर सबके कोरस में आने चाहिए और सबके सेम करेक्ट आंसर आने चाहिए. अभी हमने कितना सीखा है. एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या है, 10 यूनिट्स पिटोसिन आईएम देते हैं, कॉर्ड ट्रैक्शन, कंटिन्यूअस कॉर्ड ट्रैक्शन करते हैं, प्लेसेंटा डिलीवर करने के बाद यूट्राइन मसाज करते हैं. ये सब एकदम ऐसे क्विकली आना चाहिए. ये इसके लिए टाइम लगा तो अपने क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स में मार्क्स जाएंगे. फिर अपने फैसिलिटी स्टैंडर्ड्स पे आ गए ना हम लोग अभी, तो क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी हमारे एकदम पिट पैट हो जाने चाहिए. जीडीएम टेस्टिंग बोले तो 75 ग्राम ग्लूकोज टेस्ट करके 300 ml वाटर में लेके 2 घंटे बाद शुगर टेस्ट होनी चाहिए. पेशेंट ने वॉमिट किया तो क्या, वॉमिट आधे घंटे के बाद वॉमिट किया तो कंटिन्यू विद द टेस्ट. आधे घंटे के अंदर वॉमिट किया तो यू हैव टू रिपीट द टेस्ट. ये सब अपने को एकदम पिट पैट होने चाहिए. एवरी विजिट आफ्टर 20 वीक्स प्रेगनेंसी का पेशेंट का यूरिन एल्ब्यूमिन चेक होना ही चाहिए. एवरी ट्राइमेस्टर में एक सीबीसी होना चाहिए. ऑन एडमिशन पेशेंट का मॉनिटरिंग बराबर से, पार्टोग्राम आफ्टर 4 सेंटीमीटर इन एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर. ये तो अपना बेसिक था. इसके आगे हम लोगों ने कितना कुछ सीखा है. अभी अपने को रिविजन के लिए टाइम है, लेकिन रिविजन करना चाहिए आपको रेगुलरली. फिर जब असेसमेंट हो जाएगा तब कैसे होगा, फिर आपको हेल्प करनी है ना फैसिलिटी ओनर का. फैसिलिटी ओनर्स आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे. अभी रजिस्टर वर्क आएंगे, सब अप टू डेट पेपर वर्क होना चाहिए. तो क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स में आप लोग खुद ही रिवाइज करो. आपके पास यूट्यूब लिंक्स भी है तो वो खुद प्ले करके, अभी यूट्यूब लिंक्स है ना सबके पास, दिस वे और दिस वे. प्लीज लिसन टू द वीडियो. जिनको भी मिस होता है, लेक्चर नहीं अटेंड कर पाए, किसी का तो ऑपरेशन ऐसे चालू ही रहेगा, आप तो खुद वो रिवीजन करो एंड सी दैट यू आर पिट पैट. अगर फिर भी डाउट आता है कभी भी ग्रुप में पूछ सकते हैं. जैसे कल सिस्टर ने पूछा, तो ऐसे कभी भी क्वेरी है तो पूछो. नहीं, लेकिन अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग रिवीजन करते बैठेंगे. तो आज के 3 फैसिलिटी स्टैंडर्ड्स है, अपने 3 इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स है, एंड दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन. अगर आपके मैनेजर्स आपके साथ अटेंड कर रहे हैं ना तो बहुत अच्छा होगा. हॉस्पिटल के मैनेजर्स, तुमचे मॅनेजर्स अटेंड करत असतील तर बरं आहे. नाहीतर मग तुम्ही कम्युनिकेट करा हे त्यांना, आणि फॅसिलिटी ओनर्सना पण हे कम्युनिकेशन करू द्या. सो दॅट तुमच्याकडून काही असिस्टन्स हवं असेल, काही आपल्याकडून कमी असेल तर वी कॅन टेक द ऍक्शन पॉइंट. ठीक आहे.
Can you see my screen? माझी स्क्रीन दिसते का? येस मॅम. Yes, ma'am. मॅम. सगळेजण म्यूट वरती जा प्लीज. I request everyone to go on mute, please. Okay. आता आपण काय बघणार आहोत की mock test for app my test section available and check mock test for full of last date and time. last time आपण Test is केलं होतं. 1 September. सगळ्यांनी म्यूट करा का प्लीज. आपण लास्ट टाइम बघितले होते स्टोरेज, इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट आणि नर्सिंग केअर SOP. सगळ्यांना आठवतोय का? किसी को कुछ डाउट है स्टोरेज के बारे में? कैसे हम लोग ड्रग स्टोर करते हैं, कैसे उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, कितना बफर स्टॉक है, और नर्सिंग केयर कितना, कैसे नर्सिंग केयर होनी चाहिए, कौन से 7 राइट्स रहते हैं, राइट ड्रग, राइट पर्सन, राइट डोज, राइट रूट, राइट रीजन. सबको याद है ना? वीडियो ऑन करेंगे. लास्ट डे है आज. मैं चेहरा भूल जाऊंगी फिर. Okay, we will move onwards now to human resource, quality circle and review and surgical safety. तो अभी तक हम लोग कैसे पेशेंट केयर के बारे में बोल रहे थे. मुझे सबके वीडियो ऑन चाहिए. प्लीज पार्टिसिपेंट्स विल ऑन देयर वीडियोस. थैंक यू. तो अगर हमें पेशेंट सेफ्टी के बारे में हम लोग इतना देखते हैं तो अभी खुद के बारे में भी देखना पड़ेगा ना. फर्स्ट यू हैव टू एंश्योर कि आप एकदम फिट है, तभी आप लोग दूसरे के बारे में केयर कर सकते हैं. तो अभी आपने को देखना है कि सब लोग ने कुछ केयर लिया है कि नहीं. जैसे कि हॉस्पिटल फैसिलिटी में हम लोग ने देखा अभी कोविड डेज में सबको वैक्सीनेशन पहले लगाया. हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स है, वॉरियर्स है, तो हमें वैक्सीनेशन मिला. ऐसे और भी कुछ वैक्सीन रहता है जो होना चाहिए अपना रेगुलरली, और अपना डाइट होना चाहिए सो दैट वी कैन विथस्टैंड लिटिल इम्यूनिटी अपना होना चाहिए. तो किसी को पता है और कौन सा वैक्सीन लिया जाता है और सबने लिया है कि नहीं? पूनम निशाद सिस्टर है, पूजा सिस्टर, पूनम. HBsAg वैक्सीन रहता है, वो भी लेना चाहिए. वेरी गुड. हेपेटाइटिस बी वैक्सीन रहता है, वो आपने लिया है क्या? हाँ, मैंने लिया है, मेरे ट्रेनिंग टाइम पे. वेरी गुड. अभी आपको क्या करना है ना, हम लोग खुद ही लीडर बनना है और अपने साथ में जो कलीग्स है ना उनका भी वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं देखना है. ठीक है. तो हमें एक दूसरे को इन्वॉल्व करना है और ये प्रोत्साहन करना है कि अपना खुद का सिक्योरिटी भी देखना है. अपने साथ जो काम करते, जैसे कि अपने साथ मामा है, मौसी है, जो क्लास 4 वर्कर्स है, उनका भी वैक्सीनेशन जरूरी है. क्योंकि हम लोग बहुत एक्सपोज है ना, तो हमको कोई कुछ भी हो जाए तो हमें पहले तो अपना बूस्टर तक पूरा स्केड्यूल कंप्लीट होना चाहिए. म्यूट अदर्स वन म्यूट. पूर्वा सगळ्यांना म्यूट करणार का प्लीज? मी केलं म्यूट पण अनम्यूट होतात, सो आय कांट. ओके. मग आपण आता आज बघणार आहोत आपण हॉस्पिटल चलाने के लिए क्या क्या सही होना चाहिए अपने पास. कौन बोल सकता है कि अपने पास क्या क्या, जैसे कि अपना एक हॉस्पिटल का बिल्डिंग तैयार हो गया तो बस हो गया कि और कुछ चाहिए? लास्ट टाइम हमने देखा ना एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, अपना इक्विपमेंट, कैलिब्रेशन, तो अपने पास सारा मशीनरी है. अभी उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप है अपना? क्या जरूरी है? पेशेंट और मशीनरी है अपने पास, तो और क्या क्या लगता है अपने पास हॉस्पिटल चलाने के लिए? आंसर करो. बट नर्सिंग होम, कोणाला ऐकू नाही येते का मी काय विचारते?
Can everybody hear me? प्लीज म्यूट करते रहा एंड आंसर कि आपल्याला आपके ऐसे आवाज आ हॉस्पिटल पूरा बिल्डिंग है अपना रेडी और अपने पास सारा इक्विपमेंट का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कैलिब्रेशन हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स, पेशेंट भी एडमिट हो गए हैं, हमें और क्या लगेगा हॉस्पिटल चलाने के लिए? अनम्यूट करके बोलो लक्ष्मी देवी। आई डोंट नो, मंगला सिस्टर को म्यूट करना। हाँ मैम, हाँ मैडम मेरा मंगला सिस्टर प्लीज म्यूट योरसेल्फ, नोबडी कैन हियर मी। मंगला सिस्टर को म्यूट करो ना, आई डोंट नो हाउ टू। मैम मेरा आवाज नहीं है, मैं ऑलमोस्ट गांव में है, मेरे बाजू में कोई नहीं है। सरम्मा थॉमस त्यांच्यातून आवाज येतो। चारमा सिस्टर, चारमा सिस्टर म्यूट पे है। अभी आप लोग कौन है? हैंड पावर है ना? कौन है सर? सिस्टर और सब लोग हैं, तो मैन पावर बनेगा तो डॉक्टर्स है, हम लोग कोई भी नहीं है तो पेशेंट और एक आरती वाडेकर, आरती वाडेकर है कोणतरी। आरती वाडेकर प्लीज म्यूट करा तुमच्या स्वतःला। आवाज येतो ना? थँक्यू सिस्टर। मॅडम प्लीज ऐकू येतंय का मी काय म्हणते? हो हो आवाज येतोय तुमचा। हा, तर व्हॉट आय एम सेइंग इज की आपल्याकडे इक्विपमेंट्स आहेत, सगळं नर्सिंगचं मटेरियल, मेडिसिन्स आहेत, इन्व्हेंटरी, स्टॉक, एव्हरीथिंग इज देयर, पण आपल्याकडे मॅनपॉवर नसेल तर कसं चालेल हॉस्पिटल? जर आपल्याकडे मॅनपॉवर असेल तरच वी आर एबल टू रन द हॉस्पिटल. तर आपल्याला फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट केअर ऑफ मॅनपॉवर असायला पाहिजे, राईट फ्रॉम रिक्रुटमेंट टिल मेंटेनन्स. म्हणजे फक्त एकदा हायर केली मॅनपॉवर, डॉक्टर असो, सिस्टर असो, मावशी असो, फक्त आपल्याला हायर करून चालणार नाही. व्हॉट वी हॅव टू एन्श्योर इज their retention, their health, their well-being and their execution of duties. मतलब कि अगर उनको रिक्रूट किया है, उनको समझाना पड़ेगा उनका क्या काम है, उनका पोर्टफोलियो क्या है, सबको पता है अपना अपना काम क्या है, करेक्ट? अभी हॉस्पिटल में पता है कि मौसी नहीं आती है तो हम लोग सब सिस्टर उनको समझाते हैं ना, ये काम करना है, वो काम करना है, तो उनका जॉब डिस्क्रिप्शन रहता है, या फिर उनको बोलते हैं एक पोर्टफोलियो कि ये आपका काम है, इधर ये बकेट रखा है, ये इधर सोप सॉल्यूशन रखा है, ये हाइपोक्लोराइड है, ये ग्लव्स है, ये अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रोज पहनना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव ग्लव्स, वो जो यूटिलिटी ग्लव्स है ये पहन के काम करना है, मास्क ऑन रहना है. अभी कोविड डेज में अलग है, बट अदरवाइज ऑल्सो वी एडवाइज देम टू ऑलवेज वेयर देयर ग्लव्स. ये उनका वेलबींग जैसे आप लोग देखोगे, जैसे मामा मौसी का वेलबींग आप लोग देखोगे, आप खुद का वेलबींग देखोगे, तो फैसिलिटी ओनर्स या अपना हायरार्की वाइज जाते हैं, तो ओनर्स ऑफ द हॉस्पिटल ऑल्सो आपका वेलबींग देख रहे हैं, तो उनको आपका वेलबींग देखना है, आप भी सिस्टर पेशेंट का वेलबींग देख रहे हैं, तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन अ स्मूथ रनिंग वे, तो ही अपना हॉस्पिटल का एग्जीक्यूशन बराबर होगा. तो अगर हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो हम लोग पेशेंट केयर बराबर से कर सकते हैं, करेक्ट? तो इसके लिए हमें अपना करेक्ट वैक्सीनेशन लेना है टाइम पे, और हमें ऑलवेज अप टू डेट रहना है कि अपने नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए कि क्या क्या है. तो इफ वी नो अ जॉब डिस्क्रिप्शन देन इट विल बी इजियर टू परफॉर्म द ड्यूटीज. जैसे कि अपना ड्यूटी रोस्टर है कि हम लोग कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं और क्या काम करते हैं, वो एक हो गया. उसके बाद हम लोग आने के बाद हमारा क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कि हम लोग क्या क्या पढ़े लिखे हैं, हमारा कैपेसिटी क्या है, हर एक जन का कैपेसिटी क्या है, और उसका रिन्यूअल. जैसे कि आप लोग महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, एमएनसी रजिस्ट्रेशन, तो आपका रिन्यूअल भी रहता है. तो हमें ट्रेनिंग टाइम टू टाइम करना है. जैसे कि आप लोग के फैसिलिटी ओनर्स ने ये मान्यता प्रोग्राम में एनरोल किया है, तो आप लोग को बेनिफिट हो रहा है ना इसका, तो आप लोग का
टाइम टू टाइम ट्रेनिंग हो रहा है, कॉम्पिटेंसी हो रहा है, तो ऐसा ही उसका असेसमेंट भी होगा। जैसे आपको ट्रेन किया है तो अपना पढ़ाई करने के बाद एग्जाम तो देते हैं हम, तो वही एग्जाम को हम लोग असेसमेंट बोलेंगे, जो अभी मान्यता का जैसे होगा। आप लोग का टाइम टू टाइम अदरवाइज भी होना चाहिए, जैसे कि आप लोग असेसमेंट मैनेजर्स लेंगे या हॉस्पिटल ओनर्स लेंगे, आप लोग मौसी और मामा को ट्रेन करेंगे, उनका आप असेसमेंट लेंगे। ऐसे करते हैं क्या सब लोग? आप लोग हॉस्पिटल में मामा मौसी को ट्रेन करते हो, क्या करना है क्या नहीं करना है? इसमें हम लोग करते हैं मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। और आप लोग उनका हम असेसमेंट करते भी हैं। करते हो कि क्या क्या सीखे हैं वो लोग आपके लेक्चर से? जैसे कि वो लोग को आपने कुछ पढ़ाया, उनको कुछ बताया, तो वो लोग को समझा है कि नहीं, ये भी देखना जरूरी है ना। तो उनका भी ट्रेनिंग के बाद उनका भी एक एग्जाम लेना जरूरी है। तो उनका एक छोटा असेसमेंट प्लान करने का कि ये हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, हैंड वॉश करते हैं हम लोग, तो हम लोग ग्लव्स किस में डालते हैं। आप लोग ने जो भी सीखा है यहाँ पे, आप लोग अपने से ही जाके अपना जूनियर स्टाफ को सिखाएंगे, जो भी मामा है मौसी है या न्यूली ज्वाइन स्टाफ नर्स है, उनको सब सिखाएंगे, तो आपका रिविजन ऑटोमेटिकली होगा। अंडरस्टूड? यस। तो हम लोग को क्या क्या देखना है, अपना एक फाइल बनानी रहती है। जैसे कि हम लोग नए रिक्रूट हो गए एक हॉस्पिटल में, तो आप लोग ने सबने एक रेज्यूमे दिया रेज्यूमे सबने? क्या क्या लिखा रेज्यूमे में? दिया नहीं सबने रेज्यूमे? ऐसा नहीं है, ऐसा हाँ, तो सबने रेज्यूमे दिया है ना, तो उसमें आप लोग ने अपना क्वालिफिकेशन लिखा है, अपना क्या क्या कहाँ से आए हैं रेसिडेंशियल, तो अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दिया कि नहीं? यस मैडम, दिया है। हाँ, और क्या दिया है? और क्या दिया है? आधार कार्ड, पैन कार्ड और नर्सिंग का सर्टिफिकेट दिया है। हाँ, और क्या दिया? और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वेरी गुड। और क्या दिया? और बस मैम, बस एड्रेस नहीं दिया? एड्रेस दिया मैम, एड्रेस मैडम आधार कार्ड पे सब आ जाता है, आधार कार्ड पे सब एड्रेस वगैरह आ जाता है। और फोन नंबर पे आता है क्या? बायोडाटा देते हैं, बायोडाटा भी देते हैं। जब मॅडम रिझम देते ना तेव्हाच सगळं मोबाईल नंबर वगैरे टाकलं जातं. हाँ, तर मग तेच विचारतोय आपण की वी हैव टू स्पेसिफाई। आपको पता है ये आंसर आपको बताना है एग्जामिनर को कि मुझे ये पता है कि हम लोग फोन नंबर भी देते हैं, और फोन नंबर एक नहीं, एक इमरजेंसी कांटेक्ट भी देते हैं कि नहीं? राइट। और एकदम अचानक से गायब हो गई तो कैसे कंडीशन आ जाता है? चलो चलो अभी फोन नंबर निकालो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर होना चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है? तो ऐसा हमें हमको अगर कोई नया आता है तो वो फाइल में उनका पूरा बायोडाटा के साथ ये सारे सर्टिफिकेट जुड़ जाते हैं। उसके बाद आपने अगर कोई डिग्री, नया ट्रेनिंग कुछ भी किया तो उसका भी एक सर्टिफिकेट हम लोग ऐड करेंगे। ऐसे टाइम टू टाइम अपना असेसमेंट जो भी होगा तो उसके मार्क्स अलॉट हो जाते हैं, और वो भी हमारा एड ऑन होता जाता है फाइल में। ऐसे और भी कुछ अपना जॉब डिस्क्रिप्शन रहता है ना, उसमें और भी कुछ रहेगा। जैसे कि आपने अगर ज्वाइन किया है 26 डेज इन अ मंथ, तो 4 दिन आपको छुट्टी दिया जाता है। तो उसमें लिखा है कि लीव सैंक्शन कितना है, सबको मिलता है ना छुट्टी? मिलता है मैम। हाँ, और कौन सी छुट्टी रहती है? वीकली ऑफ रहता है कि और भी छुट्टी है? वीकली ऑफ है ना मैम, वीकली ऑफ है, और बीच में कभी लगा तो दे देते हैं मैडम। हाँ, तो उसको कभी लगा तो मतलब अगर आप बीमार है या इमरजेंसी है, इमरजेंसी है तो देते हैं मैम। एडमिटेड लीव भी देते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो उसको बोलते हैं सिक लीव, इमरजेंसी लीव, ठीक है? तो ऐसा हमें कोई लीव्स रहता है, तो हमें कितना लीव्स मिलता है वो भी अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में रहता है। अपना ड्यूटी कितने घंटे का रहता है? 8 आवर्स। किसी का 8 आवर्स है, किसी का 12 आवर्स है, किसी का 6 घंटा है, किसी का फिक्स ड्यूटी है, किसी का रोटेशन ड्यूटी है, ऐसा रहता है ना? Yes. तो ये सब लिखा हुआ होता है, और उसके साथ अपना स्टाइपेंड या पेमेंट या सैलरी स्लिप, फिर उसके साथ हम लोग का कितना इंक्रीमेंट रहता है, अगर हमने कुछ अच्छा काम किया तो बोनस रहता है, ऐसा रहता है ना? फाइल एक का फाइल ऐसा होना चाहिए। तो आप लोग को जो मैनेजर्स है वो तो सुन रहे हैं, लेकिन जो जिनके मैनेजर्स नहीं है वो हॉस्पिटल में आप सिस्टर्स को ये कम्युनिकेट करना है मैनेजर्स को कि हमारी हर एक जन की एक फाइल बनानी है, उसमें ये सारा चीज लिखा है। अंडरस्टूड? यस।
तो उसके बाद हमारे रहते हैं कि ट्रेनिंग। अभी आप लोग ने ऑलरेडी ट्रेनिंग लिया है, मान्यता ट्रेनिंग हो गया, तो जैसे आपको पता है कि कौन से पेशेंट को कितना डोज, कितना टेस्ट डोज, कितना फ्रीक्वेंटली एडमिनिस्टर करना है, उसका साइड इफेक्ट होता है तो कौन सा रजिस्टर मेंटेन करते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाती है, उसका रिएक्शन आता है तो एडवर्स। हाँ हाँ बराबर बोल रहे हैं कोई तो, वेरी गुड, बोलो जोर से। एडवर्स एडवर्स ड्रग रिएक्शन रजिस्टर, वेरी गुड। किसने बोला? अल्मास। अलमा से बोल रही है। यस मैम। हाँ अभी नेक्स्ट टाइम और दूसरे सिस्टर, ये टाइम वोरा हॉस्पिटल, मेरा वोरा हॉस्पिटल सिस्टर आज कम बोल रहे हैं। नहीं मैडम है ना, लीडर रहते हैं। है। हाँ तो अभी आप है लोग मैम है। अपने कलीग्स को बताया कि नहीं? लास्ट टाइम मैंने बोला था आपके कलीग्स को आपको ट्रेन करना है, क्योंकि उनका ड्यूटी उनका लेक्चर मिस होता है। तो आप लोग जो भी अटेंड कर रहे हैं ना, वो आपके कलीग्स को पक्का जाके बताना है क्या क्या हुआ। एंड अपना बहुत अच्छा है ये इको प्लेटफॉर्म ने, अपना सीएसी ने, जपाएगो ने अरेंजमेंट किया है कि यूट्यूब पे हो रहा है। एनएमओजीएस ने, पूर्वा हमेशा अपना लिखती है कि वो एक यूट्यूब का लिंक से शेयर करके है, तो प्लीज उसको जाके व्यू करो और उसका रिवीजन खुद ही कर लेना। अपना छोटे छोटे मार्क्स कट नहीं होने चाहिए, अंडरस्टूड ना? तो ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन रजिस्टर में अपना एंट्री करते हैं हम लोग, और ऐसे बहुत सारे रजिस्टर्स हम लोग मेंटेन करते हैं कि जिसमें कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग को उसका एक्शन लेना है। तो ये सब हमको इन्फॉर्म करना है कौन सा, तो ऐसे ही हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, विच इज एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस, या हम लोग स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। अभी किसी को पता है कि AMTSL क्या है, किसी को पता है कि नियोनेटल रिससिटेशन क्या है, पता है सबको? 4 कंपोनेंट्स। अभी अल्मा सिस्टर छोड़ के कौन बताएगा? ओजा हॉस्पिटल से कोई बताएगा? what are 4 steps of neonatal resuscitation? क्या रहता है? PSSR। भट्ट नर्सिंग होम से बताएंगे सिस्टर, भट्ट नर्सिंग होम। PSSR। सिर्फ मुझे उसका फुल फॉर्म बताओ, PSSR मतलब क्या? चलो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। P मतलब बच्चा अगर रोया नहीं ना, तो हम लोग उसका कॉर्ड कट करके उसको लेके आते हैं वार्मर में और उसको एक शोल्डर रोल देते हैं। तो उसको P मतलब क्या? पोजीशन। वेरी गुड। शोल्डर के नीचे हम लोग शोल्डर रोल रखते हैं और पोजीशन देते हैं। फिर क्या करते हैं सिस्टर? कॉर्ड क्लेम करते हैं, एस करते हैं ना, एस। स्टिमुलेट, पहले सक्शन करते हैं। नो, फर्स्ट हम लोग सक्शन करते हैं, फिर हम लोग स्टिमुलेट करते हैं। सक्शन विल बी फर्स्ट माउथ का, फिर नोज का, फिर 2 gentle rubs on the back, that is stimulation, and then we go for reposition and अंबुका, अगर बच्चा अभी तक रोया नहीं तो इसको ना हम लोग क्या बोलते हैं? STG मतलब क्या? स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। सुना है सबने? तो हम लोग ये प्रोटोकॉल्स रहते हैं या फिर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस रहते हैं, वो फॉलो करते हैं। समझ में आया ना? तो ये आपका सब कॉम्पिटेंसी, आपका रिविजन होता रहता है। तो आपको वो एक प्रोटोकॉल, किसी को कुछ पूछना है तो बता। सारामा सिस्टर प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो हम लोग शेयर करते हैं स्क्रीन और जस्ट देखते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स में हम लोग को ये देखना है कि एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोग को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या है वो पता होना चाहिए। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट एंड ऑडिट्स क्या? Can you hear me? Okay. इंटरनल असेसमेंट और ऑडिट करेंगे हम लोग, तो हमको इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है। प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट क्या रहते हैं, एनेस्थेसिया मॉनिटरिंग क्या है, हैंड ओवर टेक ओवर मॉनिटरिंग का कैसा होता है, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। सबने ये टर्म सुने हैं ना? इंटरनल असेसमेंट, ऑडिट, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट जो शेयर किया था
सब लोग को ये डाउनलोड करके अपने पास रखना है। ओके, तो हमको ये एडिक्वेट ट्रेंड मैन पावर और कंटिन्यूअस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जरूरी है, तो ही हम लोग एश्योर्ड सर्विस दे सकते हैं, तो भी अपने पास पेशेंट लोड है तो। ओके, तो हम लोग को क्या, जितने भी हॉस्पिटल का स्ट्रेंथ है, अगर अपने पास सपोज हॉस्पिटल में 100 डिलीवरीज हो रहा है, तो क्या हमारे पास सिर्फ 2 ऑब्स्टेट्रिशियंस काम चलेगा क्या? हमें ज्यादा गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन की जरूरत है। पीडियाट्रिशियन सिर्फ एक ही चलेगा क्या? नहीं, उनका भी रोटेशन जरूरी है। तो अगर 100 बेड का हॉस्पिटल है तो हमें उतना मैन पावर भी जरूरी है। तो हॉस्पिटल का रिक्वायरमेंट विल बी एज पर द कैपेसिटी ऑफ द हॉस्पिटल, और वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेज करता है। तो क्या क्या देखेंगे, कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट क्या है, उसके हिसाब से ड्यूटी रोस्टर फॉलो होता है, एक स्टाफ को यूनिफॉर्म दिया जाता है, आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है, और हमें ये सारा चीज पेपर और पेन में फाइल में रखना है। ठीक है, उनको हमें स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड करने की क्षमता होनी चाहिए। देन वी शुड बी एबल टू हैव ऑल द नेसेसरी पेपर वर्क। लाइक सपोज आपको पता है कि पार्टोग्राफ लगाना है, लेकिन पार्टोग्राफ का स्टॉक ही खत्म हो गया, पार्टोग्राम ही नहीं है, तो कैसे होगा? अगर आपको कोई आईपीडी रजिस्टर ही नहीं मिला, खत्म हो गया रजिस्टर, तो अभी आपको एक बताना चाहिए पहले कि मैनेजर विल अरेंज फॉर अ रजिस्टर, तो इसका स्टॉक होना जरूरी है। तो इसके लिए आपके पास वो सारी सुविधा, इक्विपमेंट, अरेंजमेंट होना चाहिए, जिसके कारण आप पेशेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं आपके फंक्शंस। तो ये हमारा फैसिलिटी ओनर का भी जॉब है और अपना स्टाफ सर्विस का भी जॉब है, क्योंकि अगर स्टाफ बताएंगे कि ये हमारा खत्म होने आया, तो आपको बफर स्टॉक मिलेगा। रिमेम्बर व्हाट इज बफर स्टॉक? बफर स्टॉक कब मिलेगा कि आपका एक स्टॉक खत्म होने आया, तो आप अपना रिक्वायरमेंट बता देंगे, तो मैनेजर 2 दिन में अवेलेबल कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे ड्रग्स का, मेडिसिन का स्टॉक रखना है, मौसी मामा को सारा लिनन का भी स्टॉक रखना है, कोई डिटर्जेंट सॉल्यूशन, क्लींजिंग सॉल्यूशंस का स्टॉक रखना है, और अपना रजिस्टर्स का भी स्टॉक रखना है, पेपर वर्क का भी, फाइल्स का, ये सब रिक्वायरमेंट रखना है। तो अभी हमारा क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स जो है वो हमें ऑलरेडी फर्स्ट सेशंस में हो चुका है। तो हमारे क्लिनिकल स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है, और उसका हम लोग को ट्रेनिंग टाइम टू टाइम करना है और रिवीजन करना है। तो नेक्स्ट हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है कि एचआर फाइल बनाने का है। उसमें हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रोल क्या है, ड्यूटी रोस्टर क्या है। सारे हॉस्पिटल्स में ड्यूटी रोस्टर है? हाँ है। यस मैम। तो ऐसा रिटन रजिस्टर में लिखा हुआ है। एक रहता है मस्टर, जहाँ पे आप साइन करते हो, किसी के पास पंच इन पंच आउट भी है तो भी साइनिंग जरूरी है। तो अपना मस्टर का एक हार्ड कॉपी का रजिस्टर रेडी होना चाहिए, और ड्यूटी रोस्टर रेडी होना चाहिए, जिसमें आपका रेगुलरली टाइमिंग इन आउट वो सब रहता है, और किसका मॉर्निंग है, किसका इवनिंग है, तो सबका एक ड्यूटी रजिस्टर हॉस्पिटल। ओके, या मैम। जैसे हमने कोड्स किए थे ना, लर्न किए, कौन से कोड्स सीखे हैं अभी तक? इमरजेंसी कोड। मुझे पूनम निशा सिस्टर बताएंगे? यस मैम। और कौन सा कोड सीखा था हमने? इमरजेंसी, डिजास्टर, जो हम लोग ने जिसका ड्रिल देखा है। तीन कोई भी कोड्स बता दो। आप अपना वीडियो ऑन करेंगे क्या पहले? पूनम सिस्टर, मुझे दिख ही नहीं रही है सिस्टर। पेशेंट के पास कोड ब्लू, कोड रेड। ये पूनम सिस्टर बोल रहे हैं? ये मैम लक्ष्मी सिस्टर। कैसे दिखेगा? मैं इमेजिन कर रही हूँ कैसे दिखते हैं आप। हाँ, मास्क निकाल सकते हैं। एक कोड पिंक है, अडॉप्टेड है क्या? पिंक चाइल्ड अडॉप्टेड है, और हाँ, लक्ष्मी देवी सिस्टर बराबर बोल रहे हैं, वेरी गुड। कि चाइल्ड का किडनैपिंग हो गया, चाइल्ड एब्डक्शन। ओके, फिर रेड कौन सा है? नहीं, रेड कौन सा है? फायर। वेरी गुड। और कौन सा कोड पता है जिसमें कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है? रेस्पिरेटरी अरेस्ट, आईसीयू में पेशेंट का हार्ट बीट स्टॉप हो गया, हम लोग ने सीपीआर दिया, वो कौन सा कोड है? हाँ, वेरी गुड, कोड ब्लू। तो ये हमारे पीरियोडिक ड्रिल्स होने चाहिए, नहीं तो हमको अगर
कौन सा कोड है ऐसा याद देना पड़ेगा, और उधर आग लग गई है और कैसे हम लोग, अरे कौन सा है वो कोड, तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग को फोन पे अटेंशन अटेंशन अटेंशन, कोड रेड 5th फ्लोर लेबर रूम, कोड रेड 5th फ्लोर लेबर रूम, कोड रेड 5th फ्लोर लेबर रूम, ऐसे बताने को होना चाहिए ना। तो हम लोग उसका एक पीरियोडिक ड्रिल करना है। किस किस ने अभी तक किया अपने हॉस्पिटल में? किसी ने भी नहीं किया है तो अभी फिर मतलब ही नहीं है हमारा। हाथ ऊपर करो, किसी ने किया है कि नहीं? अगर नहीं किया है तो प्लीज ये वीक में करेंगे। वेरी गुड ओजस हॉस्पिटल, वेरी गुड। ये वीक में आप लोग का एक्शन पॉइंट है कि आपको एक ड्रिल करना है। Will you do that? कैमरा बंद केला ओके, नेक्स्ट वीक तक आपको सबको नेक्स्ट ट्यूसडे तक ये करना है। तो हमें एचआर फाइल में क्या क्या होना चाहिए कि अपना ज्वाइनिंग लेटर, जॉब डिस्क्रिप्शन, बायोडेटा, मेडिकल हिस्ट्री, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, बैंक डिटेल्स, ट्रेनिंग रिकॉर्ड एंड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, फिर आईडी प्रूफ होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड, फिर ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी, रिकॉर्ड ऑफ गुड वर्क एंड रिकॉर्ड्स ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। तो ये डिसिप्लिनरी एक्शन और रिकॉर्ड मतलब क्या, इसका किसी को समझ में नहीं आया है? किसको समझ में आया है बताएंगे? व्हाट इज डिसिप्लिनरी एक्शन? अगर मैंने बोला कि अभी किसी का कुछ रिकॉर्ड रखना है डिसिप्लिनरी एक्शन का, मतलब क्या? मैम रिपीटेड द क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ recording of any disciplinary action? बायोडेटा पहले का सब रिकॉर्ड रखते हैं जो पहले का नहीं, अभी आप लोग ने ज्वाइन किया है ना, तो हम लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पहले का ले लिया, फिर अभी ये हॉस्पिटल में ज्वाइन किया तो आपका इम्यूनाइजेशन कितना हुआ है और उसका आगे का हम लोग इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं। फिर कभी कभी हॉस्पिटल में आपको सैंक्शन करते हैं कुछ चीज, जैसे कि इम्यूनाइजेशन का स्पॉन्सरशिप करते हैं, कभी इंश्योरेंस देते हैं, कभी कुछ ऐसा फंड्स रहते हैं, वो एक हो गया। रिकॉर्ड ऑफ गुड वर्क रहता है और रिकॉर्ड ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी रहता है। तो ये हॉस्पिटल में आपने क्या गुड वर्क किया है उसका एक रिकॉर्ड रहता है। और व्हाट इज डिसिप्लिनरी एक्शन? पेशेंट से कैसे बहुत बात करते हैं और एक दूसरे से कैसे बात करते हैं। हाँ, थोड़ा सा करेक्ट है, लेकिन थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों लेंगे आपके अगेंस्ट? नहीं, बोलने का तरीका पेशेंट से जरा अच्छे से रहना चाहिए। हाँ, पेशेंट के साथ अच्छे तरह से रहना चाहिए। और किसी के साथ अच्छी तरह से रहना चाहिए क्या? स्टाफ हाँ, दूसरे में वेरी गुड। साथ में अपने कलीग्स है, अपने जूनियर स्टाफ है, उसके साथ हमारे अच्छी तरह से बर्ताव होनी चाहिए। और बाय चांस कभी किसी का ऊंची आवाज में किसी का झगड़ा हो गया या किसी ने किसी को कुछ तकलीफ दिया, तो हम लोग फिर क्या करते हैं, क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? कौन लेगा एक्शन? डॉक्टर एक्शन लेते। डॉक्टर एक्शन लेते तो डॉक्टर क्या सीसीटीवी पे देखते रहते हैं? नहीं मैडम, तो कैसे पता चलता है उनको? स्टाफ में से पता चलता है। स्टाफ से पता चलता है, लेकिन कैसे? ऑपरेशन थिएटर में से आप बाहर आ गए तो तभी आप एकदम बता देंगे कि उनको पहले से पता होता है कि क्या था ऑपरेशन थिएटर? नहीं मैडम, नहीं है। फिर उनके पीछे आईज है क्या, कैसे पता चलता है उनको? ओवर देंगे और कि मौसी बता देंगी सिस्टर का झगड़ा हुआ? नहीं मैम। फिर तो हमारे हॉस्पिटल में ना जब भी दो लोग रहते हैं तो उनमें एनर्जी एक्सचेंज होता है, तो उनमें कोई तो एक रिलेशन बनता ही है, कोई तो एक अच्छा रिलेशन बनता है, कभी एक झगड़ा हो जाता है, कभी कोई रिएक्शन हो जाता है, तो हमें उसका एक निवारण करना है। कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई समस्या आ गई, तो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ना। तो वो ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। तो ऐसा सॉल्यूशन हम लोग अपना ही खुद सॉल्यूशन करते हैं। लेकिन बाय चांस एकदम झगड़ा से जोर से हो गया या ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम जो दो लोग के बीच में अनबन हो गई और खुद सॉल्व नहीं कर पाए, तो ऐसे केस में हमें एक कमिटी होनी चाहिए जिनके पास हम लोग जाके बोले कि बाबा हमारा प्रॉब्लम हो गया है, उसका हमको मदद की जरूरत है, तो हमें ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने को मदद करो। तो उसको बोलते हैं ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी। आपने सुना है
नहीं मैम। तो मतलब अपने हॉस्पिटल में वो एक्शन पॉइंट है। हमारे हॉस्पिटल में हमें एक कमेटी ऐसा बनाना पड़ेगा, अपने फैसिलिटी ओनर को बोलना पड़ेगा कि ऐसा एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाना है और उसका एक रजिस्टर और लॉग बुक ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये मीटिंग, ये कमेटी कौन कौन है। एक सीनियर लोग रहेगा जैसे कि मैनेजर, ठीक है, या एक हॉस्पिटल ओनर रहेंगे, फिर मैनेजर हो सकता है, फिर एक ओटी असिस्टेंट हो सकता है, एक मेल स्टाफ हो सकता है, एक फीमेल स्टाफ जरूरी है, एक मौसी मामा में से एक सीनियर मोस्ट, ऐसे 5 अलग लोगों की एक कमिटी बन जाए। तो उसको एवरी मंथ में एक मीटिंग कॉल करना या फिर एक 15 डेज में एक मीटिंग कॉल करना, फिर उसका प्रॉब्लम्स क्या है सोल्यूशन निकालना, ऐसा मीटिंग होना चाहिए। और सिर्फ मीटिंग हो गया ऐसा नहीं, वो लिखना है। उसमें कमिटी में क्या होता है, कम ईट और टी ऐसा नहीं है। कमिटी मतलब कम ईट टी ऐसा है क्या? नहीं, वो कमिटी को अपना मीटिंग में क्या डिस्कस करना है कि किसका प्रॉब्लम आया है। एक आपने एप्लीकेशन किया कि ऐसा ऐसा हमारा प्रॉब्लम था, वी वर नॉट एबल टू हैंडल। तो वो अगर किसी ने कुछ गलत काम किया तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। समझ में आया अभी डिसिप्लिनरी एक्शन क्या है? यस। तो अभी अगर अपने हॉस्पिटल में ऐसा एचआर फाइल में ये सब नहीं लिखा है तो हमें वो एक्शन पॉइंट है कि वो करना है। अंडरस्टूड? दूसरा है कि अपने पास कोई कमिटी नहीं बनी है, जैसे कि किसी के पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन रजिस्टर नहीं बना था तो वो बना दिया। ऐसे ही अगर किसी के पास ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी नहीं थी तो वो हमें अभी बनानी है। अपना हॉस्पिटल का नेक्स्ट मीटिंग रहता है, या व्हाट्सएप का ग्रुप है ना सबका, अब हॉस्पिटल का है ना व्हाट्सएप का ग्रुप। तो एक जो भी हॉस्पिटल स्टाफ अटेंड कर रहे हैं ना मीटिंग, ये सब लिख के ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है कि ये हमें करना है, तो ही अपने सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो अभी सबको पता है कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, सबको पता है। यही तो किया हमने 1.5 महीना। यस। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वेलकम। अगर किसी को डाउट है तो पूछो, फिर हम लोग रिवीजन लेक्चर ले सकते हैं। वही अभी हमने बात किया स्टाफ ड्यूटी रोस्टर। स्टाफ ड्यूटी रोस्टर है ना सबके पास? है मैडम, है। हाँ, तो मतलब अगर हमें एक जन को एब्सेंटी हो गया, इमरजेंसी लीव जिसको बोले ना हम लोग अभी, तो अगर इमरजेंसी लीव हो गया तो हमको एक स्टैंड बाय भी होना चाहिए। करेक्ट और रॉन्ग? यस यस यस। तो वो भी हमें स्टैंड बाय का केयर लेना है, सो दैट पेशेंट सर्विस को प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ऐसा स्टाफ कॉम्पिटेंसी असेसमेंट होना चाहिए जिसको हम लोग एक प्री टेस्ट एग्जाम लेते हैं और एक पोस्ट टेस्ट एग्जाम लेते हैं। जैसे कि अभी प्री टेस्ट एग्जाम में आपको पता नहीं था कि हम लोग शेविंग नहीं करते हैं। अभी शेविंग करते हैं क्या डिलीवरी पेशेंट का? नो, नहीं मैम, नहीं। अभी वो बाल जैसे ट्रिम क्लिप करने करते हैं, हैं, छोटे क्लिपिंग छोटे। करते हैं, या फिर पेशेंट को घर से ही क्लिप करके आने को बोलते हैं, नहीं तो क्लिपिंग। अभी पेशेंट को अगर हम लोग आने के बाद तुरंत एनिमा देते थे पहले, अभी देते हैं क्या? नहीं मैम। तो अभी हर पेशेंट को ऑक्सीटोसिन लगाते हैं क्या? नो नो। हर पेशेंट को एपिजियोटोमी देते हैं क्या? नो नो। पहले क्या होता था, हम लोग सबको टॉप फीड देते थे, अभी सबको ब्रेस्ट फीड है। हाँ, तो पहले हम लोग ऑन टेबल डिलीवरी के बाद तुरंत ब्रेस्ट फीड पे लगाते थे क्या? कभी कभी लेट करते थे ना। तो अभी लेकिन हम लोग अभी तुरंत लगाते। तो उसको क्या बोलते हैं ना, प्री टेस्ट क्वेश्चन है। प्री टेस्ट स्कोर क्या था आपका, अभी पोस्ट टेस्ट स्कोर क्या है? तो सबका पोस्ट टेस्ट स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। समझ में आया? यस। एक मी मध्ये बोलू? हाँ मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। अभी मैडम जो बता रहे थे ना एक एचआर फाइल और उसमें क्या होना चाहिए, तो ये सब हॉस्पिटल्स में एक नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। समझो अपने हॉस्पिटल में 5 स्टाफ सिस्टर्स है, तो उनका एक छोटा सा सीवी एक पेपर में लिख के प्रिंट आउट रखना है। सबको एक टेम्पलेट ज्वाइनिंग लेटर रहता है, तो उसमें लिखा है कि ये डेट से, अभी बैक डेटेड भी कर सकते हैं आप लोग। जो डेट को रफली याद है मुझे, मैं 2015 के अप्रैल से आई हूँ, तो ऐसा सबका ज्वाइनिंग डेट क्या था, उनका क्वालिफिकेशन है, उनका सर्टिफिकेट। अगर जीएनएम है तो जीएनएम सिस्टर का भी जो डिग्री सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये सब दिखाने का है।
एडिशनल क्वालिफिकेशन किसी का है, कोई ऑलरेडी बीए हो चुका है, कोई दूसरे कोई कोर्स में उसको कुछ मिला है, समझो फॉर एग्जांपल अपना MSCT रहता है ना एक कंप्यूटर का कोर्स, अगर किसी ने फॉर एग्जांपल वो किया है तो ये सब सर्टिफिकेट्स के कॉपी रख दो, क्योंकि ये सब आपका एडिशनल स्किल्स है। अभी जो Yes. मान्यता का एक्रेडिटेशन के बाद अपना कोर्स अटेंड करने के बाद में भी आप लोगों को एक नवी मुंबई सोसाइटी से सर्टिफिकेट मिलेगा, वो भी आप एक आपका जिन्होंने अटेंड किया है वो लोग अपना अपना सर्टिफिकेट एक फाइल में लगा के रख सकते हैं। अब डिसिप्लिनरी एक्शन जरूरी नहीं है, हम ये चाहते हैं कि सब लोग झगड़ा ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन असेसमेंट में ये पूछते जरूर है कि अगर आपके साथ में और कोई एक नर्स का कुछ झगड़ा हो गया, कुछ चोरी हो गया, कुछ डाउट आया है, तो आपके हॉस्पिटल में क्या सिस्टम है, ये आप आपस में सुलझाएंगे कि किसको कंप्लेन करना है। तो ये हर एक को मालूम होना चाहिए, मौसी को मालूम होना चाहिए कि अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम आता है तो मैं सिस्टर ए को बोलने वाली हूँ, फिर सिस्टर ए मैनेजर हो सकती है या नर्स हो सकती है, वो आपस में अपने लेवल में वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर ये सॉर्ट आउट नहीं होता है तो ये डॉक्टर के पास जाएगा या ओनर के पास जाएगा, ये फिर भी सॉर्ट आउट नहीं होता है तो ये कमिटी के पास जाएगा। तो ये कमिटी मतलब 3-4 लोग हैं, और कमिटी में अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम आता है कमिटी के सामने तो विद इन 2-3 मंथ्स एक फाइनल डेट होनी चाहिए कि 2 महीने के अंदर अंदर ये सॉर्ट आउट होना चाहिए। ऐसा नहीं अगले साल देखेंगे जब भी मीटिंग हो जाएगी। और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी ये जो अपेक्स कमिटी रहती है हॉस्पिटल की, मतलब सबसे मेन कमिटी, यूजुअली आपके डॉक्टर ही उसमें मेन रहते हैं, लेकिन कोई बड़े हॉस्पिटल में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में अलग टीम रहती है। तो आपके जैसे छोटे हॉस्पिटल में जो एक मेन बॉडी है जिसके पास आप जाके बोलते हो हमारा सैलरी बढ़ाओ या मुझे छुट्टी चाहिए या कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसे डॉक्टर्स की या ऐसे कमिटी की साल में एटलीस्ट 2 मीटिंग्स होना जरूरी है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर की है। लेकिन आप लोगों को ये पता होना जरूरी है कि हमारे हर हॉस्पिटल में आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपके डॉक्टर एक्सेसिबल है क्या, या जो भी पर्सन इम्पोर्टेंट पर्सन है, तो ये सबको मालूम होना चाहिए। ये असेसमेंट में पूछते हैं कि अगर आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप किसको अप्रोच करेंगे। सो जो मेन नर्स है उसको ये सब पता होना बहुत होना चाहिए। ओके मैम। क्रांति, गो अहेड। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। तो हम लोग ने अभी देखा कि अपना हेल्थ स्टाफ का क्यों जरूरी, हम लोग इतना हम लोग है ही हेल्थ सर्विस में, तो अपना खुद का केयर तो हमें लेना ही है। तो कभी आपने देखा है कि कभी अपने कलीग को या अपने खुद को कभी ब्लड कलेक्शन में या इंजेक्शन देते समय इंजरी हुआ है क्या, नीडल स्टिक इंजरी किसी ने देखा है किसी को नीडल स्टिक इंजरी हुआ? किसी को अभी तक नहीं देखा? देखा है मैम, हमारे हॉस्पिटल में हुआ है मैम। हम क्या किया? अच्छा है, आपने देखा है, तो आपने क्या किया? ऐसे कंडीशन में क्या करना जरूरी है अपने को? नीडल लगते तो कॉटन में स्पिरिट लेके फिर क्लीनिंग करके उसको ध्यान में रख के बैंडेज लगा देते हैं। सबसे पहले हमको ना उसको रनिंग वाटर में पकड़ना है, ऐसे ना नल के नीचे पकड़ना है कि उसके ऊपर पानी बह जाए तो ब्लड जितना भी निकल जाए, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि पेशेंट का HIV स्टेटस क्या है, HbA1c स्टेटस क्या है, पेशेंट विंडो पीरियड में है क्या, नेगेटिव आया तो भी हमें 1.5 महीने के बाद रिपीट करके देखना है अपना लेवल क्या है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये सब करना है? तो अपने सीनियर को बताना पड़ेगा कि वो हमें गाइड करेंगे। जैसे कि हम लोग पानी में तो बहने दो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्टाफ है, अगर मौसी है, मौसी ने वो ग्लव्स पहने बगैर ही उसको उठा दिया, या फिर उसका बराबर से नीडल ब्लू बैग में चला गया इंस्टेड ऑफ द पंक्चर प्रूफ कंटेनर, उसको मौसी को बाय मिस्टेक लग गया, तो उसको अगर डर लगा, उसको पता ही नहीं, तो उसने अपने पास ही रख दिया, उसने बताया ही नहीं आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका एक रैपो भी होना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशन भी होना चाहिए। आप उनको खुद भी एडुकेट करो, उनको पहले से ही मालूम रहेगा तो अच्छा रहेगा कि वो पानी में धोना है अपने को, उसका पूरा ब्लड निकल जाना है। और सेकेंड स्टेप मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमें सीनियर को इन्फॉर्म करना है।
जो उसके लिए अपने हॉस्पिटल ओनर है, सर है, मैडम है, अपना ट्रीटमेंट करेंगे, उसको रिपीट टेस्ट के लिए बताएंगे, ये सब एडवाइस जरूरी है। तो हम ऐसे ही डर के मारे बताएं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके यस मैम। फिर ऐसा एक सीन कंडीशन था कि जिसने बताया ही नहीं, और फिर क्या हो गया, उसका 2 महीने के बाद उसको सारे सिम्टम्स आने लगे, चक्कर आने लगा, फटीग, और फिर पता चला उसका HIV और हेपेटाइटिस का टेस्ट पॉजिटिव आया। तो मतलब अगर ग्लव्स पहना भी हो, हम लोग ने नीडल स्टिक इंजरी नहीं होने के लिए पहले क्या करना है, उसका प्रिवेंशन करना है। प्रिवेंट कैसे करेंगे, ये तो हमने कर लिया, क्लीन करना, रिपोर्ट किया, कॉल फॉर हेल्प, ट्रीटमेंट ले लिया, गैदर इंफॉर्मेशन, ये सब कर लिया। लेकिन अभी कलीग को वापस से कभी नीडल स्टिक इंजरी ना हो, तो हमने एक स्टेप आगे जाके कुछ करना है। क्या करना है, हम लोग सब अभी वैक्सीनेशन के बारे में बोल रहे थे, तो खुद का वैक्सीन लगाना है, एक स्टेप है। और दूसरा है कि नीडल्स को बेयर हैंड टच ही नहीं करना है। यस मैडम, हम लोग कैसे खुद थोड़ा प्रिपरेशन है। आप लोग ऐसा ट्रेनिंग करके आए हो, लेकिन क्या मामा मौसी का ट्रेनिंग हो चुका है? जैसे आपका डिग्री है वैसा उनका कोई डिग्री है नहीं, तो उनको कोई सिखाए, कौन सिखाएगा? हम लोग सिखाएंगे, सिस्टर लोग। तो वैसे उनको सिखाना पड़ेगा कि उनको ग्लव्स भी बराबर फिटिंग के होने चाहिए, लूज फिटिंग ग्लव्स नहीं चलेंगे। उनको पता होना चाहिए कि बाय चांस उनको नीडल दिखी नीचे तो कहीं पे भी फेंकने का, और बताने का कलीग्स को भी। तो शूज भी पैर में होने चाहिए, उनके बेयरफुट जाना नहीं है, पैर में शूज भी होने चाहिए, हाथ में ग्लव्स भी होने चाहिए। करेक्ट? सबको ये अरेंजमेंट करना है अपने हॉस्पिटल में। जैसे हम लोग अपना आई कार्ड पहनते हैं के पास अवेलेबल है। हाँ, वेरी गुड। तो अपने पास यूनिफॉर्म जैसे पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हो, आई कार्ड पहनते हो, करेक्ट? अभी हम लोग मास्क पहनने लगे, वैसे ही उनके पास वो यूटिलिटी ग्लव्स और शूज होने चाहिए। ओके है मैम, अवेलेबल है। थैंक यू। तो हमें वो सेफ हैंडलिंग, सेफ डिस्पोजल कैसा है, कौन से बॉक्स में जाएगा, कौन से कंटेनर में जाएगा, वो कैसे हमको ग्लव्स, नीडल्स कैसे डिस्पोज करना है, और अगर उसके साथ वो ग्लास सिरिंज अटैच्ड है तो उसको कट करना है, ये सब पता होना चाहिए। ओके यस। हाँ, म्यूट करा डॉक्टर भट्ट हॉस्पिटल, म्यूट करा। अभी हमको पता होना चाहिए कि अपने पास फैसिलिटी है, किसी ने, अपने मैम सर ने अपने को फैसिलिटी दिया है, तो कौन कौन सा फैसिलिटी अपने पास सुविधा है। तो कभी आपको पता है कि आपको हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन हो गया है, लेकिन सबको पता है 6 मंथ्स के बाद, फिर 5 इयर्स तक क्या है, 5 इयर्स के बाद एक बूस्टर डोज है कि नहीं, 0, 1, 6 ऐसा हो गया वैक्सीनेशन सबका। अभी 6 मंथ्स के बाद क्या है, उनका वैक्सीनेशन का नेक्स्ट बूस्टर डोज है कि नहीं? तो हमें पता होना चाहिए बूस्टर डोज मिलेगा कि हम लोग अपना खुद से लेना है, कि कब लेना है डॉक्टर, अभी नेक्स्ट क्या डोज का स्केड्यूल है। कभी किसी को बाय चांस नीडल प्रिक, छोटा सा प्रिक नहीं हुआ, लेकिन कुछ खरोच आ गया अपना एम्प्यूल कटर से, एम्प्यूल कट करते समय एम्प्यूल से एक थोड़ा ब्लीडिंग हो गया, तो किसी को टीटी मिला है कि नहीं? टेटनस डोज 1 साल में एक बार सबको मिलना चाहिए। तो अगर नहीं लिया है तो हमें वो लेना है। तो अगर वो कभी कभी हॉस्पिटल स्टाफ तो फ्री में मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो भी, अगर कोई सिस्टर अवेलेबल नहीं है तो फिर अलग ड्यूटी में, लेकिन विद इन फर्स्ट 24 आवर्स टेटनस का इंजेक्शन लेना है। ये अपने को जानना भी जरूरी है, और अपने को ये सुविधा है ये पता होना जरूरी है। अभी हमने डिस्कस किया ना ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है। मैम ने बताया कि हायरार्की वाइज हम अपने ही साथ में, जिनके साथ डिस्कशन हो गया है, अनबन हो गई है, हम अपने में ही डिस्कस करके सॉल्व करें मैटर को। नहीं होता है तो एक स्टेप हायर, जैसे कि सिस्टर मामा और मौसी को हेल्प कर सकते हैं, मैनेजर का या आरएमओ ड्यूटी डॉक्टर का हेल्प हो सकता है। सिस्टर लोगों के बीच कुछ डिस्कशन हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आप मैनेजर को इन्फॉर्म करें। नहीं होता है तो हमारे हॉस्पिटल ओनर को बताते हैं, नहीं तो ग्रीवेंस रिड्रेसल में एक एप्लीकेशन देके कमेटी में डाल देते हैं। ठीक है? यस। तो इसका एक्शन टाइम पे होना है, और उसका एक डेडलाइन रहता है, नहीं तो हम लोग फिर उसका कमेटी का मतलब ही नहीं रहेगा। तो ये हमारा रेजोल्यूशन होना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग ने डिस्कस किया कि एचआर फाइल, ड्यूटी रोस्टर, ग्रीवेंस रिड्रेसल और हेल्थ ऑफ स्टाफ। करेक्ट? यस। अभी हम लोग देखते हैं कि पेशेंट अपने सर्विसेज से सेटिस्फाइड है कि नहीं।
कैसे पता चलता है आपको पेशेंट का सेटिस्फेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? कौन बताएगा? प्रणाली सिस्टर है क्या आप? मीनाक्षी सिस्टर, सरिता सिस्टर, मीनाक्षी सिस्टर, जिन्होंने अभी तक कुछ बताया नहीं प्लीज बता सकते हैं कि आप लोग के हॉस्पिटल में कैसा पता चलता है आपको कि अगर पेशेंट। हाँ पूनम सिस्टर, आपका आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। क्या सबको सुनाई दे रहा है क्लियरली? नो नो मैम। पूनम सिस्टर एक तर माइक यूज फीडबैक करा। पेपर दे हाँ हाँ जोर से बोलो, बोलिए बोलिए। फीडबैक पेपर देना पड़ता है पेशेंट हाँ को। वेरी गुड, सारमा सिस्टर करेक्ट। फीडबैक पेपर देना पड़ता है। फीडबैक फॉर्म रहता है। फीडबैक फॉर्म है आपके हॉस्पिटल में? नहीं। वेरी गुड, एक फीडबैक फॉर्म जैसा कुछ होना चाहिए आप लोग के हॉस्पिटल में। जिनके नहीं है ना, आप लोग को क्या करना है, वो एक्शन पॉइंट करके लिखना है कि आपको फीडबैक फॉर्म अवेलेबल करना है। और किस किस के हॉस्पिटल में फीडबैक फॉर्म है, हाथ ऊपर करो। किसके हॉस्पिटल में फीडबैक फॉर्म है, रेज योर हैंड। किसी के हॉस्पिटल में नहीं है? घेवड़े सुजल सिस्टर है ना? हाँ तो आप बताएंगे कि कैसे करते हैं फिर। अभी फीडबैक का फॉर्म में पेशेंट ने लिखा है कि बाथरूम क्लीन नहीं थे, तो आप क्या करते हैं फिर उसका? बाथरूम क्लीन नहीं है तो जो हमारे तीन मौसी मामा है उनमें एक सबका एक हेड होता है, तभी हम उनको बता के फिर वो सब क्लीन करवा लेते। हाँ तो उनके साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो जैसे आप लोग फीडबैक फॉर्म देखते हैं तो किसी ने कुछ बताया कि ये हमको सर्विसेज टाइम पे मिला नहीं, डिले हुआ, ऐसा कुछ भी रहेगा तो आपको ये एक कॉल करना है मीटिंग में और ये डिस्कस करना है कि ये XYZ पेशेंट अपने पास एडमिट हुई थी तो उन्होंने ये उनका रिकग्निशन अपने हॉस्पिटल का थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है, फिर अपना नाम अच्छा नहीं होगा। अगर हम लोग ने देखा है कि अपनी सर्विसेज में कुछ कमती है, वॉशरूम क्लीन नहीं था तो फिर वो लोग वापस आएंगे नहीं। अगर उनको कुछ बीमारी अपने पास से हो गई तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल है, हमारा प्रॉब्लम वो ठीक होने को आए कि बीमार पड़ने आ गए। तो ऐसे करके हम लोग को वो जरूरी है कि हम लोग उनका फीडबैक का उसका सॉल्यूशन निकालें। तो फीडबैक का डिस्कशन होना बहुत जरूरी है और ये हमें टाइम टू टाइम वीकली बेसिस, किसी का मंथली फोर्टनाइटली मीटिंग है, किसी का 10 दिन में मीटिंग है, किसी का सेकेंड संडे को मीटिंग है, ऐसे हमें उसके मीटिंग में डिस्कशन करना जरूरी है। और कौन सा मेथड है फीडबैक के अलावा? पेशेंट सेटिस्फाइड है कि नहीं है? रेखा पाटिल सिस्टर है क्या? मैडम कंप्लेंट बॉक्स आणि म्हणून आहे। वेरी गुड, किसने बोला है कंप्लेंट बॉक्स? हॉस्पिटल मध्ये। सिस्टर व्हिडिओ ऑन करा ना, मला दिसतच नाही तुम्ही। सगळेजण व्हिडिओ ऑन करा। आरती सिस्टर, रेखा सिस्टर, आता आपण भेटणार नाही मग आता कसं मी ओळखणार तुम्ही कोण सिस्टर आहेत? सुजल सिस्टर, अलमत सिस्टर, मंगला सिस्टर। यस मॅम। हा मग तुम्ही आम्हाला गुड मॉर्निंग मेसेज पाठवता, जन्माष्टमीचे मेसेज पाठवता, मग मला लक्षातच नाही राहणार की कोण आहे, कोण सिस्टर पाठवताय। मला कसं समजणार व्हिडिओ ऑन नाही केला तर? रेखा सिस्टर, आरती सिस्टर व्हिडिओ ऑन करा प्लीज। येस मॅम। चला मग सांगा मला की कंप्लेंट बॉक्स तुमच्या हॉस्पिटलमध्ये असतो का आणि कुठे ठेवतात? आम्ही मॅडम पेशंट आमचं कन्सल्टिंग आहे ना एरिया तिथे ठेवतो। पेशंटला काय कंप्लेंट असेल तर ते आम्हाला सांगतात किंवा त्याच्या फीडबॅक मध्ये ते टाकतात। पण आमच्या हॉस्पिटलमध्ये ठेवतात की आयपीडी मध्ये ठेवतात? ओपीडी मध्ये बाहेर कन्सल्टिंगचे चांगलं आहे सुविधा, म्हणजे दिस इज अ गुड प्रॅक्टिस की तुम्ही ओपीडी मध्ये कंप्लेंट बॉक्स ठेवतायत आणि आयपीडी मध्ये फीडबॅक ओके। आणि मग तुम्ही त्याच्याबद्दल डिस्कस करतात का मीटिंग मध्ये? डिस्कस करतात मॅडमची आम्ही सांगतो। व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड। मग आपण बघूया नेक्स्ट आपलं पीपीटी ला जाते, शेअर करते।
दिसते ना स्क्रीन? येस मॅम. ओके, आता आपल्याला डिसाइड करायचं आहे की क्लायंट सॅटिस्फॅक्शन कशासाठी करायचंय आपल्याला. क्लायंट सॅटिस्फाईड असेल की आपण खुश असतो, करेक्ट और रॉंग? येस. मग पेशंटचं सॅटिस्फॅक्शन आपल्याला एक सर्टिफिकेट देतं की नाही? या. So that is why we have to ensure good quality, म्हणजे आपली ट्रीटमेंट पेशंटला व्यवस्थित वाटली की नाही. आपल्याला जर त्याच्यामध्ये काहीतरी रॉंग असेल तर आपल्याला त्याच्यामध्ये करेक्शन करता येतं. करावं लागेल. हो. आपल्यामध्ये काहीतरी रॉंग असेल तर मग आपण दुसऱ्या पेशंटला परत तसं होऊ नाही देणार. सो वी Yes, हॅव टू ma'am. टेक द करेक्टिव्ह मेजर. मग असं आपण हे जे करतोय ना, तुमच्या ओपीडी मध्ये कंप्लेंट बॉक्स आहे, येस मॅडम आहे. ट्रॅक आहे, हे समजणार कसं पेशंटला की कुठे काय ठेवलं असतं. तर मग त्याच्यासाठी पण एक काहीतरी मेथड असायला पाहिजे की नाही. म्हणजे आपण आता पेशंटला सांगत बसणार की आमच्याकडे अशी सुविधा आहे तशी सुविधा आहे, तर मग पेशंटला आपण बघणार कधी. बीपी चेक. मॅम आवाज ब्रेक होतोय तुमचा. क्रांती मॅम आवाज नाही येत. हॅलो सिस्टर, बहुतेक त्यांच्या इथून ना नेटवर्कचा इश्यू झालाय, त्या लॉग आउट झाल्या, तिथे नाहीये. ओके ओके मॅम, ओके मॅम, ओके मॅम, कोई प्रॉब्लेम. त्यात कम्युनिकेट करते. हो ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. थँक्यू. मला वाटलं माझ्याकडे काय प्रॉब्लेम झाला की काय म्हणून. रेंज गेली वाटतं. आउच. So sister, अभी आप मुझे बताइए, जब तक क्रांति मैडम आती है, नीडल स्टिक इंजरी को आपके हॉस्पिटल से अगर किसी को हुआ तो आप कैसे मैनेज करोगे? मॅडम अगर इंजुरी हुआ निडल से, तर पहिलं म्हणजे जे बोट आहे ते घेऊन पहिलं पाण्याखाली धरून ते पूर्ण धुवून काढायचं. व्हेरी गुड. आणि मग त्याच्यानंतर मग मॅडम स्प्रिटनं क्लीन करून बिटाडीन ऑइंटमेंट लावून बँडेज करायचं. नाही दिलं होतं, हे दिलं होतं ना पण कार्बोटोसिल चालते. तो अभी आणि मग आता डॉक्टर क्रांतीने सांगितलंय ना की आता ते ट्रिक असेल तर मग जरी तुम्ही वॅक्सिनेट झाले असाल तरी तुम्ही 1.5 महिन्यांनी ते परत चेक करायचं. येस मॅम. तर हे सगळं आहे जो आहे हा एक प्रोसिजर आहे. सो प्रत्येक अशा एका गोष्टीला आपल्याला एक स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर आपल्या हॉस्पिटलने फॉलो केला पाहिजे आणि मेंटेन केला पाहिजे. तर आता तुमच्या ह्याचं स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जे आहे म्हणजे स्टेप बाय स्टेप त्या गोष्टीचे तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन दिले गेले आहे, त्याचं एक ड्रिल केला गेला आहे. आणि जर असे प्रसंग
आढळला तर तो कसा Can you hear me? मॅनेज करायचा ते Yes, ma'am. सांगितलं गेलेलं आहे. राईट? Thank you, Kritika. स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस मला काय Hello. Hi, ma'am. So sorry for the inconvenience. No problem. No, ma'am. So, Kritika, should I continue? Yes, please. Yes, please. And in case by chance माझं परत काहीतरी डॅमेज झालं नॅचरल कोड सेव्हियर म्हणून बोलवीन मी. Thank you. So we are talking about client satisfaction, quality assurance, standard operating procedures, internal assessment, internal audit, आणि मग रेफरल सर्विसेज आणि इंडिकेटर्स. तो हम लोग ये क्यों सब करना चाहते हैं कि हमारा एक बेंचमार्क रीच हो जाए, कि हमें अगर सर्टिफिकेट मिलता है, मान्यता अप्रूव्ड है, ISO सर्टिफाइड है, तो हमें कैसे लगता है कि हम लोग अच्छा सेंटर में, आप लोग कैसे यूनिफॉर्म पहन के है, आपको भी रिकग्निशन मिलता है, कोई सिस्टर को सिस्टर बोले, किसी को मौसी बोले, मैम बोलेंगे तो अच्छा लगता है. तो सबको बोलेंगे, कोई किसी का बैच ही नहीं है, किसी का तो आया भाई इधर आओ, ऐसा किसको अच्छा लगेगा क्या? नो मैम. सिस्टर है तो सिस्टर का प्रेजेंटेशन होना चाहिए. आप अपना सब यूनिफॉर्म में आते हो तो आपका एक स्टैंडर्ड ऐसा आउटलुक है ना, तो वैसा आपको रिस्पेक्ट भी मिलता है. तो इसके लिए आपका एक स्टैंडर्डाइजेशन हम लोग अपना क्वालिटी केयर भी देते हैं, और वो हम लोग को पेशेंट को कम्युनिकेट भी करते हैं कि हमारा ये तरीका है ऑपरेट करने का. जैसे कि पेशेंट को अगर ओपीडी में आती है, कोई जगह पे हम लोग को कैसा है, फोन पे अपॉइंटमेंट देते हैं. आप लोग के सिस्टम में कैसा है, फर्स्ट कम बेसिस है कि फोन पे है? हर एक का अलग है ना, हर एक का अलग प्रोटोकॉल है. किसी को वेटिंग में फर्स्ट 2 पेशेंट्स के बाद नंबर लिया जाएगा, ऐसे कुछ किसी का कुछ है. तो किसी हम लोग को ये किसी का एक रिपोर्ट दिखाने का लाइन अलग है, किसी का चेकअप का लाइन अलग है. तो ये हमें एक प्रोटोकॉल रहता है जो ओपीडी का प्रोटोकॉल हो गया. ऐसे ही एडमिट पेशेंट के लिए अगर किसी का ऑपरेशन है, कल ऑपरेशन है, तो हम लोग आज एडमिट करते हैं, या फिर हम लोग 6 घंटे पहले एडमिट करते हैं, या फिर ऑपरेशन के बाद हम लोग किसी को 6 आवर्स फास्टिंग रखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेशन 3 घंटा फास्टिंग रखते हैं. हम लोग मोबिलाइज करते हैं सेकेंड डे पे, पेशेंट का फीडबैक फॉर्म दिया जाता है, हम लोग अपना कंटिन्यूअस मीटिंग्स केयर कंडक्ट करते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए. ये सब हम लोग को पेशेंट को कम्युनिकेट करने के लिए एक तरीका रहता है, जिसको हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में डाल देंगे. तो हमारा ना वो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया. जैसे कि पेशेंट अपने पास आने के बाद स्कोप ऑफ सर्विसेज देख के आते हैं. सबके ओपीडी में अपने हॉस्पिटल के बाहर स्कोप ऑफ सर्विसेज लिखा हुआ है. मैडम परत अपने हॉस्पिटल के बाहर अपने हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है, हम लोग क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अपने हॉस्पिटल के बाहर सबने लिखा हुआ है स्कोप ऑफ सर्विसेज करके. नहीं. तो ये हमारा मतलब ना कैसे है, किसी के पास अपना आईसीयू है तो हम लोग ने लिखा है आईसीयू है, ऑपरेशन थिएटर है. हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग पीडियाट्रिक पेशेंट्स नहीं देखते हैं, या फिर हम लोग पीडियाट्रिक पेशेंट्स देखते हैं, हम लोग कोविड पेशेंट्स नहीं देखते हैं. जो हम लोग के पास सुविधा है, इमरजेंसी सर्विसेज है, किसी के पास मेडिकल स्टोर है लेकिन 24/7 नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सोनोग्राफी टाइमिंग ये टाइम है, मेडिकल स्टोर ये टाइम है, ओपीडी प्रोसीजर ये टाइम है. अभी कोई बोलेंगे कि हमने इधर नाम नहीं डाला है, तो डिलीवरी के लिए आ सकते हैं क्या? तो अगर आपने डिलीवरी के लिए बगैर रजिस्ट्रेशन आते हैं तो अपना प्रोटोकॉल क्या है, तो ओनली रजिस्टर्ड पेशेंट्स आर कंसिडर्ड, ऐसा हम लोग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में लिख सकते हैं. अंडरस्टूड? यस. ठीक है. और अपना ऑडिट से क्या पता चलता है कि हम लोग कहाँ पे है, हम लोग ने अपना बेंचमार्क क्या है, हम लोग को वो टारगेट अचीव करना है. जैसे कि अभी अपने WHO के गाइडलाइंस के हिसाब से 15 to 20% से सिजेरियन सेक्शन का रेट होना चाहिए. मतलब 100 लोग आते हैं, 100 पेशेंट्स का डिलीवरी होता है, तो 20 से ज्यादा सीजर नहीं होना चाहिए, ऐसा हो सकता है. लेकिन बच्चे को आईसीयू की जरूरत नहीं लगनी चाहिए. 3 to 5 पेशेंट्स को लग सकती है 100 में, हमें बाकी लोगों को आईसीयू की जरूरत नहीं लगनी चाहिए. तो ऐसा हमारा ऑडिटिंग रहना चाहिए कि हम लोग का कुछ गड़बड़ हो गया क्या हमारे पास एनएसटी मशीन था लेकिन उसमें पेपर ही नहीं था,
हमारा क्या प्रॉब्लम हुआ उस दिन कि हमारा ऑपरेशन थिएटर में बैकअप मेथड नहीं था, लाइट्स चले गए थे, तो कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो उसका हमको ऑडिट से पता चलता कि नहीं ये हमको स्टैंडर्ड नहीं है, हमें उसके लिए इम्प्रूवमेंट के लिए स्कोप है। तो हम लोग अगर सोचेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, तो ही पता चलेगा कि हमारा इम्प्रूवमेंट का एरिया कौन सा है। समझ में आया ना? तो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन का फीडबैक फॉर्म कहाँ पे रखा है, कभी भरना है, वो सब पेशेंट को पेन ही नहीं है, पेपर नहीं मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें पेशेंट का लीकेज, पेशेंट रिटेंशन के लिए जरूरी है। अब ये काम किसका है कि फीडबैक फॉर्म अवेलेबल करना चाहिए। सिस्टर का है। हाँ, अपना सबका काम है। अगर अब हम लोग सिस्टर टाइम पे दे देंगी तो उनको मिलेगा। अगर एक सिस्टर ने देखा है तो दूसरे सिस्टर को देखना है। ऐसा नहीं है कि मैं ड्यूटी पे अभी आई हूँ, आप आए हैं तो आपको ये मैनेजर को इन्फॉर्म करना चाहिए। कोऑर्डिनेशन रख के करना है मैडम। वेरी गुड, सबके साथ एक साथ मिलजुल के कोऑर्डिनेशन से एक्शन करना है। हाँ, ओके मैम। वेरी गुड। तो अपना फीडबैक फॉर्म कैसे रहता है, 2 भाषा में रहता है, वैसा ही अपना फीडबैक फॉर्म ना अभिप्राय पत्र दोनों भाषा में होना चाहिए, कि एक अंतर रुग्ण सेवा और एक बाह्य रुग्ण सेवा के लिए। तो वो सब हमें क्या क्या देखना है उसमें, कि सुविधा डॉक्टर की तरफ से मिली, सिस्टर की तरफ से टाइम पे ट्रीटमेंट हुआ, अपना बिलिंग का कुछ इश्यू हुआ क्या, पेशेंट को बराबर से रिसेप्शन पे गाइडेंस मिला कि नहीं, ये सब होना चाहिए। समझ में आया? यस मैम। यस। ग्रीवेंस हैंडलिंग का एक रजिस्टर, जैसे में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कभी आपने नोट किया और कभी उसका एक्शन लिया, और कौन से स्टाफ ने उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, ये सब अपना ग्रीवेंस रजिस्टर में आता है। समझ में आया? तो हमें ये क्वालिटी एश्योरेंस कैसे खूप येतोय कुठून तरी. क्या तुमचं लेक्चर झालं असताना बाकीचा आवाज कुठून तरी येतोय, त्याच्यामुळे कळत नाही काही. तो सबको म्यूट कर देंगे क्या सिस्टर? पूर्वा मैम, हाँ थैंक यू। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, स्टॉप करते हैं शेयर स्क्रीनिंग। आप लोग बताएंगे कि हम लोग को अगर क्वालिटी रखना है, अपना स्टैंडर्ड्स क्वालिटी रखना है, तो हमें क्या क्या केयर लेना पड़ेगा, बताओ। कोई बताएगा? सब लोग ऐसे देख रहे हैं कि क्या केयर लेना पड़ेगा। बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। बिहेवियर अच्छा होना चाहिए पेशेंट के साथ कि किसके साथ? सबके साथ। सबके साथ। सबके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। वेरी गुड। फिर पेशेंट को टाइम टू टाइम विजिट करना चाहिए। हाँ, अपनी सर्विसेज परफेक्ट होने चाहिए। ज्यादातर पेशेंट के साथ। एक चीज याद रखेंगे ना कि हम लोग अपना मन से काम करना चाहिए। यस। तो मन से काम हो जाता है ना तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि नहीं? यस मैम। हमें ईगो का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि किसी को कुछ आया नहीं तो हमको पूछने का और उसका करेक्ट आंसर बताने का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और एक सॉरी वर्ड भी बहुत जादू का वर्ड इम्पोर्टेंट है मैम। सॉरी तो फर्स्ट। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो हमें अगर पेशेंट को भी हम लोग की गलती हो गई, पेशेंट को तो सॉरी बोलना है मैम। तो पहले हम लोग सॉरी बोलेंगे उनको, तो उनको लगेगा कि हमें उनका दर्द महसूस हुआ। ठीक है। बाकी हम लोग को अगर पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम है, उनको गाइडेंस देना है, उनको अगर बिस्लरी वाटर चाहिए, उनको बेसिक नीड्स चाहिए, हम लोग को प्रोवाइड करने नहीं हुआ, अपने पास मेडिकल स्टोर नहीं है, तो हम कैसे क्या गाइड कर सकते हैं उनको, वो देखना है। तो उनको बराबर डायरेक्शन होना चाहिए। फिर हमें उनका अगर प्रॉब्लम नहीं आया, मतलब हमारे पास कुछ शॉर्टेज आया, इंजेक्शन का शॉर्टेज है, तो हमें अपने मैनेजर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके इसका सोल्यूशन निकालना। तो एक कोऑर्डिनेशन इम्पोर्टेंट है, सर्विस इम्पोर्टेंट है, और हमें इंटरनल ऑडिट जरूरी है। टाइम टू टाइम हम लोग इसको इंस्पेक्ट करेंगे, तभी हम लोग कुछ आगे जाएंगे। यस मैम। हाँ, तो किसको गुस्सा आया तो गुस्सा अपना खा जाने का, खा जा, भूल जाने। ओम शांति, ओम शांति। वेरी गुड। तो स्क्रीन शेयर। तो हमें अपने सारे ड्यूटीज बराबर से मन से कैरी करने हैं।
फिर मैनेजर विल गो टू एवरी पेशेंट एंड स्टाफ टू अंडरस्टैंड पेशेंट्स कंडीशन। एट द सेम टाइम अपने में कुछ त्रुटि है क्या, अपने में कुछ कमी है क्या, कुछ डैमेज क्यों हुआ है, उसका सोल्यूशन निकालना है। फिर हमें डेली राउंड्स रहता है, ना एक डेली राउंड्स रजिस्टर, कि उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, कहीं से लीकिंग है क्या, कहीं पे फैन चालू नहीं है, कहीं पे वॉशिंग मशीन का पानी नहीं आ रहा है, कुछ इलेक्ट्रिशियन टाइम पे आया नहीं, ये सारा हमारा डेली राउंड्स रजिस्टर में से करेक्ट हो जाएगा। फिर अवेलेबिलिटी है कि नहीं, हमारा आज पार्टोग्राम ही खत्म हो गया तो क्या करेंगे, आज कंसेंट फॉर्म ही नहीं है, फिर ऐसा वो अपना बफर स्टॉक, अवेलेबिलिटी और उसका रिक्विजिशन कि हमें वो खत्म हो गया है, कम्युनिकेशन, ये सब होना जरूरी है। ठीक है, ओके, एसओपी आपको सबको समझ में आया? मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ, आपको डाउट आएगा तो बताओ। इट इज अ स्टेप बाय स्टेप रिटन इंस्ट्रक्शन। रिटन इंस्ट्रक्शन मतलब हम लोग ने उसका, हम जो करते हैं उसको लिख के रखा है, और फैसिलिटी ने मदद के लिए कि पेशेंट को समझ में आए, कुछ इजीली समझ में आए, उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को लगे हम लोग ने उसको ओवरचार्ज कर दिया। हम लोग ने अगर पेशेंट का बिलिंग किया है तो पेशेंट को कितना बिल पहले से ही पता होगा तो अच्छा रहेगा ना। तो इसके लिए पेशेंट पूछते हैं ना डॉक्टर के, पूछते। हाँ, तो उनके लिए अगर पहले से ही हम बता के रखेंगे तो उनको ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो ये ट्रांसपेरेंसी के लिए हर एक डिपार्टमेंट में, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में आपको ओपीडी का कंसल्टेशन फी नहीं रखना है, ना ही आपको ऑपरेशन का कंसल्टेशन रखना है, नहीं रखना है। आपको क्या रखना है कि अपने को चप्पल बाहर निकालना है, अपने को ऑपरेशन थिएटर में आने के बाद सब चेंज करके आना है। मैनेजमेंट बराबर चाहिए मैम। करेक्ट। कंसेंट पेपर साइन किया कि नहीं, आपने पूछा क्या कि क्या कंसेंट है, क्या लिखा है। तो हर एक ऑपरेशन थिएटर में या ओपीडी में या वार्ड में अलग स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ठीक है? ओके मैम। और एक इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वहां पे बैठा है, जिसकी ड्यूटी है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उसके साथ उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। जैसे कि अपने पास अगर कुछ कंप्लेंट आई है, या फिर पेशेंट फीडबैक फॉर्म है, या फिर अपना अपेक्स कमेटी का मीटिंग हुआ है, तो उसमें वो मीटिंग में उसका मिनट्स है, तो उसमें ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये अपना समझ में आता है। तो ऐसे पेशेंट का, इन पेशेंट का भी एक रजिस्टर रहता है। नेटवर्क नहीं आ रहा, इसमें बेडरूम में बैठी थी। फीस देते हैं, पेशेंट का डेली राउंड्स होता है, मॉर्निंग राउंड्स क्या है, इवनिंग राउंड्स क्या है, ब्लड टेस्ट होता है, उसका रिपोर्ट कब ट्रेस होगा, उसमें कौन इन्फॉर्म करेगा, हमें जाके ब्लड टेस्ट देना है कि आपके पास रिपोर्ट आएगी, ये सब पता होता है। अन्यथा चेकलिस्ट, क्लिनिकल और फैसिलिटी का हम लोग ने बराबर से स्टडी किया है। सबको कुछ डाउट है किसी को? तो हमारा ये फैसिलिटी स्टैंडर्ड्स का एंड है। तो ऐसा ही अपना क्लिनिक हो गया है, रिवाइज करना है, हमें कुछ भी प्रैक्टिस चेंज करने हैं। और अगर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है स्टैंडर्ड बेंचमार्क के पहले प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहे, तो हमें उसका करेक्शन करना है। अगर करेक्शन नहीं कर सकते हैं तो फिर हमको उसके लिए एक्शन कैसे ले सकते हैं वो देखना पड़ेगा। समझ में आया? यस। तो ये सब आपके ऑफिस हॉस्पिटल्स में ना उसका कॉम्पेंडियम और उसके दो भाषा में सबको दिया गया है। अगर किसी के पास रॉबसन क्राइटेरिया का वो पूरा फॉर्म नहीं है, या फिर अपना सर्जिकल सेफ्टी का चेकलिस्ट नहीं है, अपना ये सब ऑडिट टूल नहीं है, तो हमें अपना अवेलेबल करना है। तो अपना फैसिलिटी ओनर के साथ बात करने हैं और हमें वो अवेलेबल करना है। कोई भी एक लीडर, मैनेजर, एक लीडिंग सिस्टर या मॉर्निंग सुपर, इवनिंग सुपर, एक सिस्टर ड्यूटी का या फिर अपना ओटी का असिस्टेंट या फिर ब्रदर असिस्टेंट, ऐसा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा कि मैं मॉर्निंग स्टाफ का ये सब चेक करूंगी, ये सब इवनिंग स्टाफ का मैं चेक करूंगा, मैं दूसरे एक नाइट ड्यूटी पे आएंगी, वो सब सारे रजिस्टर्स कंप्लीट है कि नहीं, कुछ स्टॉक में कमती है कि नहीं, ये चेक करेंगे। तो ऐसा वो आप बना के रख सकते हैं। अपना ये ड्यूटी जॉब डिस्क्रिप्शन है। फिर अपना मंथली रिपोर्ट एवरी मंथ के फर्स्ट को विदिन 5 डेज अपना मंथली रिपोर्ट जाना चाहिए, जिसमें हम लोग का कितना डिलीवरीज हुआ है, कितना एबॉर्शन हुआ है, कितना बेबी वेट,
था, मोर देन 2.5, कभी किसी को आईसीयू लगा क्या, किसी को वैक्यूम है क्या, किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा था, किसी को एक्लैम्पिया था, था, ये सारा रिकॉर्ड है। ये मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट सब लोग देते हैं क्या? चालू किया किसी ने देने को? हाँ मैडम। ये मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो रहता है, जो हम लोग के पास ना अभी 2 बैचेस हो रहे हैं, एक रिन्यूअल बैच है और एक फ्रेश बैच है। तो रिन्यूअल बैच में सब लोग ये मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं क्योंकि उनका मान्यता सर्टिफिकेशन हो गया है। तो आप लोग अपना नजदीक में जो म्यूनिसिपल सेंटर है ना अपना, वहाँ पे कैसा पीसी पीएनडीटी का एमटीपी का फॉर्म जमा करते हैं, यस ऐसा ही एएनसी रजिस्ट्रेशन का सबका देता है। वैसे ही हम लोग ना एक पूरा सबका समरी मान्यता में एक मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट करके देंगे अब से। जैसे अपना सोसाइटी अपना फैसिलिटी का मान्यता रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है? ओके। और किसी को कुछ डाउट है? रेफरल सर्विसेज कैसे करते हैं आप लोग? रिफर करते हैं पेशेंट को तो क्या करते हैं? रेफरिंग लेटर भी देते हैं। रेफरेंस लेटर, उसके पहले अपना पेशेंट के साथ डिस्कशन होना चाहिए। यस, इन्फॉर्म करना पेशेंट के साथ, उसके रिलेटिव्स के साथ मैडम डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद एम्बुलेंस अरेंज करना पड़ेगा, रेफरेंस लेटर तैयार करना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अपने को उनका ट्रांसफर की हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग ट्रांसफर अरेंज करके देंगे, तो हमें एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करना है, पेशेंट को एक साथ में एक्कम्पनिंग स्टाफ नर्स, कितना सिवियरिटी है प्रॉब्लम का उसके हिसाब से डिसाइड करना है। अगर पेशेंट एक्लेम्प्टिक है तो हम लोग अपने स्टाफ के साथ ही भेजेंगे पेशेंट को। अगर पेशेंट सिर्फ अपने पास डॉक्टर का अवेलेबिलिटी नहीं है लेकिन अपने पास रजिस्टर्ड पेशेंट थी, तो हम लोग पेशेंट अर्ली लेबर में है तो हम लोग वो हॉस्पिटल में जहाँ पे भेज रहे हैं वहां पे हॉस्पिटल ओनर, जो भी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, उनके साथ डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे कि पेशेंट को असुविधा ना हो, और फिर हम लोग उसको बराबर से भेजेंगे। करेक्ट? ये अपना कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन दोनों भाई है, isn't it? यस मैम। ओके, तो आप लोग ने आज क्या क्या सीखा है? क्या क्या सीखा है? ह्यूमन रिसोर्स, किसी को कुछ भी इंटरेस्ट ही नहीं है? अभी अटेंडेंस मार्क होने वाला है सबका, जिनका भी वीडियो ऑन है उनका अटेंडेंस दिया जाएगा। पूर्वा मैडम? आए मैम, हम लोग किधर नहीं गए। हम लोग लास्ट के 5 मिनट्स पे है और अभी सबका वीडियो ऑन होना चाहिए, नहीं तो मैं नहीं याद कर पाऊंगी आप लोग को। अभी लास्ट के 5 मिनट्स है। अभी हमने देखा है कि अपना सेफ्टी क्या है, पेशेंट का सेफ्टी क्या है, सर्जिकल सेफ्टी क्या है। अगर हम लोग ऑपरेशन थिएटर में कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें उसमें हम लोग को क्या केयर लेना है, अनाउंस करते हैं ऑपरेशन में ली जाएगी। मैम, इतना साइड का आवाज एवढा येतो ना, तुमचा आवाजच येत नाही। कुठला तरी हॉस्पिटल ऑपरेशन यूज करना क्रांती मॅम, कुठल्या तरी हॉस्पिटलचा एवढा आवाज येतो ना, तर तुम्ही जे बोलता ते कळतच नाही। आता मी चिंतामण बोलते, आता माझ्या हातात काय आहे, टाइम अप होणार आता। नाही मॅम, ऐकतोय पण अदर आवाज त्या हॉस्पिटलचा एवढा येतोय ना, तर नेमकं तुम्ही मेन सांगायला गेलं की आम्हाला कळत नाही असं। कमिटीने सांगितलंय आपल्याला की कान केंद्र करू नये। ओके मॅम। तर आता काय आहे की आपल्या अॅनेस्थेशियाचं बरोबर डॉक्टरांना इन्फॉर्मेशन आहे, अॅनेस्थेशिया फॉर्म, अॅनेस्थेशिया कन्सेंट हे सगळं रेडी आहे की नाही। सर्जिकल सेफ्टी म्हणजे खूपच अपेक्स आहे। आपलं पेशंट घ्यायचं, जसं आपण ऍडमिट केलेल्या पेशंटला प्री ऑपरेटिव्ह, वॉर्ड पेशंट, नॉन ऑपरेटिव्ह पेशंटला बघतो, सर्जिकल म्हणजे आपण एक ऍडिशनल ट्रॉमा देतोय पेशंटला अजून स्ट्रेस मध्ये जातोय, त्याच्यामुळे अजून थोडं केअर, एक्स्ट्रा केअर घ्यावं लागतं आपल्याला। अॅनेस्थेशिया चेकअप झालाय की नाही, अॅनेस्थेशिया सर्व्हिसेसचं सगळं रेकॉर्ड आहे की नाही, सर्जनचे रेकॉर्ड, सिस्टरनी डॉक्टरनी साईन केलेला इन्स्ट्रुमेंट काउंट, मग कुठलं ऑपरेशन करणार आहोत, पेशंटचं राईट हँडचा एक्सरे आहे, लेफ्ट हँडला ऑपरेट करतोय, असं कधी झालं तर कसं होतं, पेशंटची पूर्ण
इन्व्हेस्टिगेशन वरती आणि किती वाजता सुरू करतोय, कोण सर्जन आहे, कोण अॅनेस्थेटिस्ट आहे, हे सगळं जोरात आणि ऑपरेशन संपल्यावरती पण ऑपरेशन फिनिश टाइम नोट करतो. ऍडव्हर्स रिॲक्शन कुठली झाली असेल ऑपरेशन थिएटर मध्ये तर ते आपण नोट करतो. आणि बाय चान्स आपल्यामध्ये काहीतरी इक्विपमेंटचा प्रॉब्लेम असेल तर आपण हे इक्विपमेंट, पल्स ऑक्सिमीटर वॉज नॉट वर्किंग, बॅटरी फिनिश, तर मग लगेच जाऊन इमर्जन्सी बेसिस बॅटरी रिप्लेस करायची. आपण आता काय केलं, ऑपरेशन थिएटर मध्ये पल्स ऑक्सिमीटरची बॅटरी संपलेली तर आपण बफर स्टॉक काढला, पण आपण लगेच ती बॅटरी रिप्लेस नाही केली तर प्रॉब्लेम होईल. म्हणून आपण ते चेक करायचं. तर ह्याला म्हणतात इंटरनल ऑडिट. ओके, त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्यायला पाहिजे. बिकॉज प्री ऑपरेटिव्ह पासून, ऑपरेशन पासून पोस्ट ऑपरेटिव्ह पर्यंत पेशंटची हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, मेडिकल सर्जिकल इलनेस आपल्याला सगळं व्यवस्थित माहिती असतं. आपण पेशंटची फाईल रेडी करतो आणि पेशंटची इन्व्हेस्टिगेशनची फाईल आणि आपले सगळे रेग्युलर लागणारे मेडिसिन्स, त्याचा एक्सपायरी डेट, हे सगळं आपणच चेक करतो. सो वी हॅव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड द पेपर वर्क मध्ये आपल्या जर प्री ऑपरेटिव्ह चेकलिस्ट नसेल, प्री ऑपरेटिव्ह सेफ्टी चेकलिस्ट नसेल तर किती प्रॉब्लेम होईल. तर हे जर कोणाकडे नसेल, स्क्रीनशॉट प्लीज काढून घ्या. सगळ्यांनी स्क्रीनशॉट काढला? येस मॅम. सगळं मॉनिटरिंग करतोय, पण पेशंटच्या रेकॉर्ड मध्ये एक पण मॉनिटरिंग प्रॉब्लेम दिसला की मग आपल्याकडे मग समजेल ना की मग आपण काय मॉनिटरिंग केलंय. सो फॉर आवर सॅटिस्फॅक्शन कुठे प्रॉब्लेम झाला, वी हॅव टू कीप द पेपर वर्क परफेक्ट. सेफ्टी चेकलिस्ट मध्ये बिफोर इंडक्शन ऑफ अॅनेस्थेशिया, बिफोर स्किन इन्सिशन अँड बिफोर पेशंट लिव्स ऑपरेटिंग रूम, असे 3 वेगवेगळ्या हेडिंग खाली आपल्याला अॅनेस्थेटिस्ट, सर्जन आणि नर्स यांचं कोऑर्डिनेशन लागतं. ओके, आणि आपण काय काय मॉनिटर करतो सगळ्यांना माहिती आहे. बीपी, पल्स. तर मला एक जण सांगा काय काय मॉनिटर करता तुम्ही पोस्ट ऑपरेटिव्ह मध्ये. बीपी, पल्स. मॅडम बीपी, पल्स, सॅच्युरेशन, परत युरिन आउटपुट. बस बस बस. आता दुसरी सिस्टर सांगा. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आरती सिस्टर सांगा. वायटल, पेन कंट्रोल, युरिन आउटपुट. हा, ते सगळं सांगितलं. आता अजून काय सांगा, 2-3. रेस्पिरेशन. व्हेरी गुड. रेस्पिरेटरी रेट, व्हेरी गुड. अजून काय करतो. एजी. ब्लीडिंग. अजून काय करतो मॉनिटर. ब्लीडिंग. व्हेरी गुड. ब्लीडिंग किती सोकेज झालं, आपण ते पिक्चर बघितलं, पिक्चरल डायग्राम, किती आपलं ब्लड सोक झालं, किती डायपर चेंज झाले, किती पॅड चेंजेस. बस आपल्याला ना जास्ती झालं कधीतरी आपण ड्रेन घालतो, एब्डॉमेन मध्ये ड्रेन घालतो. हो मॅम. कधी पेशंटला ना जास्ती एब्डॉमिनल ब्लोटिंग असेल तर आपण राईस ट्यूब घालतो. राईस ट्यूब ऍस्पिरेट किती येत आहे हे सगळं आपण बरोबर बघतो. अजून एक गोष्ट मला सांगा, आपण मॅग्नेशियम सल्फेट देतोय पेशंटला तर काय मॉनिटर करतोय. युरिन आउटपुट. ते सांगितलं. बीपी, युरिन आउटपुट, रेस्पिरेटरी रेट. आणि अजून एक गोष्ट सांगणार का कोणीतरी. रेस्पिरेटरी रेट. रेस्पिरेटरी रेट, युरिन आउटपुट आणि ब्लड प्रेशर आपण बघतोच. अजून एक मॅडम, एब्डोमिनल बघतो का आपण हॅमर घेऊन. काय बघतो. निजक. व्हेरी गुड. कोणी म्हटलं निजक. अल्मास. अरे वा. ओके, सगळ्यांना परफेक्ट घ्यायचं. सगळ्यांना कोणालाही हेल्प शिवाय आन्सर देता यायला आम्हाला, आम्ही फेल झालो. हँड ओव्हर आणि टेक ओव्हर मेकॅनिझम कशी आहे तुमच्या हॉस्पिटलमध्ये सिस्टर. तुम्ही सांगा की तुमच्या हॉस्पिटलमध्ये ओव्हर कशी घेतात. आपण हे लास्ट टाइम डिस्कस केलं होतं. म्हणजे आपण पेशंटच्या बेड जवळ जाऊन, बेड जवळ जाऊन. हा, बेड नंबर 1, बेड नंबर 2, बेड नंबर 3. पेशंट
ओव्हर असेल तर बेड जवळ जाऊ नये आणि Bed पेशंट जवळ. नॉन रिलेटेड असेल ते आपण तर स्टेशनला नर्सिंग काउंटरवर. हो त्याच्यावरती आपण दोन्ही सिस्टरची साईन घेतो. करेक्ट. करेक्ट मॅम. आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला कधीतरी ओरल वर्बल ऑर्डर दिली, ओरली सांगितलं काय मग लिहून वर्बल ऑर्डर फॉलो करायची की नाही करायची? करायची. व्हेरी गुड. करायची तर करायला तर पाहिजेच, पण मग काय करायला पाहिजे आपल्याकडे? लिहून सरांची साईन हवे. कधी अंडर 24 hours. 24 तासाच्या आत. 24 तासाच्या आत कन्सल्टंट डॉक्टरची साईन घ्यायला पाहिजे. Yes. ओके. हो. आणि हाय रिस्क मेडिसिन असेल तर आपण आधीच इन्फॉर्म करायचं, डबल चेक करायचं, क्रॉस चेक करायचं आणि एक्सपायरी तर आपण सगळ्याच मेडिसिन्सची बघतो. करेक्ट. हो येस. आपलं हँड रायटिंग एकदम क्लिअर असायला पाहिजे. सगळ्यांनी हँड रायटिंग आपलं क्लिअर आहे. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आणि आता सगळ्यांना माहिती आहे की मॉनिटरिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हेरी इम्पॉर्टंट, हँड ओव्हर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि आपल्याला ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मिळालं ना, चेकलिस्ट, अर्धे प्रॉब्लेम इझी होऊन जातात. हो की नाही? Thank you all for a very patient listening. Thank you, ma'am. Warm regards to Sini, Sana, Eco Platform, from me and Krutika, especially to our mentor Suchita madam. आज आपलं ट्रेनिंगचं लास्ट सेशन आहे आणि पूर्वा who has been really very wonderful. की पूर्वा एक she has been so instrumental every time. त्यांनी कोणाचं युट्यूबचं पण ते पण लिंक पाठवली आहे, कोणाचं झूमचं पण पाठवली आहे, ऑन बोथ फॅसिलिटी ग्रुप, लर्निंग ग्रुप आणि सगळ्यांना मेल पण केलेलं आहे. Everybody has received no time to time. So let us everyone who has been really very wonderful in reaching out to everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Kindly स्टाफ एक कमीच झालाय पूर्ण. कमी झालं. सुचिता मॅमला सांगितलं की 50% अटेंडन्स राहिला. 19 जण होते बाय द एंड ऑफ द सेशन. तसं मॅडम ना मॅम आहेत का? स्टाफ टू अटेंड. Feedback on above link I will send on chat box. Again I will send on group. Okay. Yes, ma'am. Thank you, Kritika madam. Yeah. Thank you, Puruma. Thank you, ma'am. Thank you, Thank Kritika. you. Do well in your assessment. Bye. Bye, Kritika. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Sini, Sana, bye. Bye, sisters. Take care. Bye, ma'am. Bye. Take care. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, everybody. Bye. Thank you, ma'am.